Hello everyone, welcome to UPSC IQ tab and a very good morning to all of you. I hope आप सब बहुत ही अच्छे होंगे. जैसा कि कल की वीडियो में हमने लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 36 जो कि है ट्राइब्यूनल्स उनको अच्छे से फिनिश कर लिया था. अगर उससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट मेंशन कर सकते हैं. आज की वीडियो में हम बेसिकली न्यू चैप्टर जो है लक्ष्मीकांत का जो कि चैप्टर नंबर 37 कंज्यूमर कमीशन उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं. अब ये जो चैप्टर है वो आपको 6th एडिशन के लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगा. तो जिसके पास भी 6th एडिशन के लक्ष्मीकांत है वो कहीं ना कहीं उससे कंफ्यूज ना होना. ये पर्टिकुलर चैप्टर आपको 7th एडिशन लक्ष्मीकांत में देखने को मिलेगा, जहाँ पे ये न्यू चैप्टर जो है बेसिकली लक्ष्मीकांत में ऐड किया गया है जो कि 6th एडिशन में नहीं है. ठीक है, बट आप कोई बात नहीं, टेंशन बिल्कुल मत लेना. हम एक एक चीज़ को डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे सो दैट जिसके पास अगर वो पर्टिकुलर नई बुक नहीं है तो फिर भी इस पर्टिकुलर नोट्स के थ्रू जो है वो रिवाइज कर सकता है. तो हम एक एक चीज़ डिस्कस करते हुए चलेंगे डिटेल में. तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि पर्टिकुलर बैकग्राउंड क्या है. ठीक है, वो हम देखेंगे. उसके बाद हमें यहाँ पे 3 बेसिकली कमीशन को पढ़ना है. पहला है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन जो कि नेशनल लेवल पे काम करेगा. एंड देन हम पढ़ेंगे सेकंड स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन को. एंड थर्ड आपका होगा डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन को. ठीक है, तो यानी कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये जो चैप्टर है आपका कंज्यूमर कमीशन का, वहाँ पे आपको 3 बेसिकली कमीशंस को पढ़ना है. एक नेशनल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. मैं पूरी कोशिश करूँगी कि नेशनल लेवल वाला जो है आज इस पर्टिकुलर वीडियो पे कवर हो जाए. एक बार आपको नेशनल लेवल पे जो भी चीज़ें हैं वो अगर क्लियर हो गई तो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में फिर आपको उसके अकॉर्डिंग सिमिलर चीज़ें देखने को मिलेंगी. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन. सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है कि द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हैज़ रिपील्ड एंड रिप्लेस द अर्लियर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. यानी कि 1986 में जो पर्टिकुलरली एक्ट था उसके बाद कहीं ना कहीं 2019 में जाके जो है चीज़ों को फिर से रिवाइज किया गया है. कुछ ऐसे चीज़ें थी उसको रिपील कर दिया गया है, कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसको रिप्लेस कर दिया गया है. तो वो चीज़ें क्या क्या है वो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें देखने को मिलेंगी. अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर न्यू एक्ट की जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में आया है, इसके कुछ प्रोविजंस अगर हम देख लेते हैं, बिकॉज एज सच इस बुक में इसकी प्रोविजंस को यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है. बट अगर वो चीज़ें कहीं ना कहीं क्लियर होगी तो इस पर्टिकुलर चैप्टर को समझने में आपको और भी आसानी होगी. बिकॉज कहीं ना कहीं जो पर्टिकुलर चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है उसी के बेसिस पे आपको देखने को मिलेगा. अगर वो सारी प्रॉब्लम्स अगर मान लो कोई भी कंज्यूमर, अब ये जो वर्ड है ना कंज्यूमर बेसिकली कौन है? ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं कंज्यूम कर रहे हैं, या तो गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं या फिर सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हैं. तो उन कंज्यूमर को अगर मान लो कोई भी प्रॉब्लम होती है उन पर्सन से जो कहीं ना कहीं सेल कर रहे हैं, यानी सेलर से, तो जो भी पर्सन सेल कर रहा है चाहे वो गुड्स की सेलिंग कर रहा है या फिर सर्विसेज की सेलिंग कर रहा है, तो उसके कारण अगर मान लो किसी भी कंज्यूमर को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये जो पर्टिकुलर जो कमीशंस हम पढ़ेंगे बेसिकली नेशनल लेवल पे जो बनाई जाएंगी, स्टेट लेवल पे जो है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है वो कहीं ना कहीं जो पर्टिकुलर कमीशन से देखने को मिलेगा कि उन सारी प्रॉब्लम्स को रिड्रेसल करने के लिए ये कमीशन को बनाया गया है. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है जानना कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में क्या क्या चीज़ें को यहाँ पे शामिल किया गया है. तो अगर सबसे पहले हम बात करें इस पर्टिकुलर एक्ट की, तो इस पर्टिकुलर एक्ट का जो मेन एम ये है कि कहीं ना कहीं हमें सेफगार्ड करना है इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर. यानी कंज्यूमर का जो भी इंटरेस्ट है उनको सेफगार्ड करना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज कंज्यूमर का एक बार विश्वास उठ गया सेलर से, यानी सेलर जो भी प्रोडक्ट बेच रहा है कहीं ना कहीं उस पर जो ट्रस्ट है वो अगर ब्रीच हो गया तो कहीं ना कहीं जो हमारा कंज्यूमर मार्केट है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो सकती है. ठीक है, फिर लोग खरीदना बंद कर देंगे. बिकॉज कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगेगा कि कोई भी सेलर जो है हमें कुछ ना कुछ माल बेचकर कहीं ना कहीं हमारे ऊपर हमारा जो भी पैसा वगैरह लेके कोई भी ऐसा जो अनफेयर प्रोडक्ट है उसको कहीं ना कहीं हमारे पास थमा जाएगा और हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे. अगर ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं होती है तो इसलिए दैट्स वाई आपको देखने को मिलेगा कि जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू इस पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस करने की कोशिश की है, ताकि ऐसे लोग जो ऐसी डेली लाइफ में सब प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो इन पर्टिकुलर कमीशन में जाकर जो है अपनी जो भी केस वगैरह फाइल कर सकते हैं और जो भी पॉसिबल जो भी सोल्यूशन होगा वहाँ पे वो चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा. यानी जो भी सेलर और कंज्यूमर के बीच में जिस तरीके से देखने को मिलेगा, अगर मान लो सेलर की सच में गलती है तो कंज्यूमर का जो भी राइट था,
ठीक है, उस राइट को ध्यान में रख के और वो पर्टिकुलर चीज़ें जो है प्रोवाइड की जाएंगी जो भी कंज्यूमर की डिमांड है। तो मतलब मेन चीज़ है कि दोनों के बीच में कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट है वो मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एक बार ट्रस्ट ब्रेक हो जाएगा तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और क्योंकि इंडिया में देखने को मिलेगा 140+ करोड़ जनसंख्या है, जिसको हम मान सकते हैं कि सबके सब कंज्यूमर हैं, तो दैट्स वाई कंज्यूमर होने के नाते बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट उनके राइट्स का जो है कहीं ना कहीं सेफ गार्ड करे। तो इसलिए देखने को मिलेगा कि 2019 का जो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ये हमारे कंज्यूमर की राइट्स जो है, उनके जो इंटरेस्ट है उसको सेफ गार्ड करेगा एंड साथ ही इस्टेब्लिश करेगा एक इफेक्टिव मैकेनिज्म फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी जो भी डिस्प्यूट निकल के आ रहा है उनको रिजॉल्व करने के लिए इफेक्टिव मैकेनिज्म की बात करेगा। वो मैकेनिज्म क्या है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इस्टेब्लिश करेगा 3 टायर कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल मशीनरी को। कहाँ कहाँ पे ये होंगे, एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगी, एक स्टेट लेवल पे होगी, एक नेशनल लेवल पे होंगी। तो ये जो कहीं ना कहीं आपने देखने को मिलेगा कि जो डिस्प्यूट रिड्यूसल मशीनरी है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बनाई गई है इस पर्टिकुलर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के द्वारा। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आपको देखने को मिलेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन बनाया गया है, स्टेट लेवल पे स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन बनाया गया है और नेशनल लेवल पे नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन को बनाया गया है। इन ब्रीफ दे आर नोन एज द डिस्ट्रिक्ट कमीशन। देखो फुल फॉर्म तो इसकी यही रहने वाली है कि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्यूसल कमीशन। तो यहाँ पे इतना बड़ा ना बोल के आप शॉर्ट में कहीं ना कहीं इसको डिस्ट्रिक्ट कमीशन बोल सकते हो, स्टेट कमीशन बोल सकते हो और द नेशनल कमीशन बोल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि इस पर्टिकुलर एक्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कुछ कुछ प्रोविजंस को ऐड किया गया है। पहला, एक सेंट्रल लेवल पे यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई गई है, जो आई एम श्योर आप लोगों ने इसके बारे में काफ़ी पढ़ा भी होगा। तो एक शॉर्ट में मैं इन सब चीज़ों के बारे में आपको बता देती हूँ, ऑल्दो लक्ष्मीकांत में ये सब चीज़ें मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, इसका मेन काम क्या है, इन्वेस्टिगेट करना। किस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना, बेसिकली कंज्यूमर राइट का वॉयलेशन। अगर मान लो कोई भी पर्सन, कोई भी मैन्युफैक्चरर, कोई भी पब्लिशर अगर मतलब इस तरीके से मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे के एडवर्टाइजमेंट करके किसी भी तरीके से जो कंज्यूमर का राइट है, अब कंज्यूमर राइट्स क्या है वो सब आपको पता ही है, उन राइट्स को कहीं ना कहीं वॉयलेशन करने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि ये जो पर्टिकुलर अथॉरिटी है उस पूरे मुद्दे को इन्वेस्टिगेट करेगी और साथ ही साथ देखने को मिलेगा वो रिकॉल करवा सकती है उस सब अनसेफ गुड्स एंड सर्विसेज को जो कि कहीं ना कहीं कंज्यूमर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और पीनलाइज कर सकती है मैन्युफैक्चरर्स को, एंडोर्सर्स को और दी पब्लिशर्स को कि अगर वो इस तरीके से अगर गलत तरीके के प्रोडक्ट अगर बेचने की कोशिश कर रहे हैं कंज्यूमर को, या फिर गलत तरीके का मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट मतलब एडवर्टाइजमेंट के थ्रू गलत प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस बेसिकली उस कंडीशन में देखने को मिलेगा कि इनको पीनलाइज किया जा सकता है बाय दिस अथॉरिटी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखने को मिलेगा कि प्रोडक्ट की लायबिलिटी के बारे में बताया गया है, यानी दिस एक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं स्ट्रिक्ट नॉर्म्स बताए गए हैं कि प्रोडक्ट की लायबिलिटी क्या होगी, सो दैट इंश्योर कर सके जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अकाउंटेबल हो फॉर द डिफेक्टिव प्रोडक्ट। यानी इस तरीके से अगर मान लो कोई भी मैन्युफैक्चरर कोई भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट अगर बेचते हैं तो उसके लिए कहीं ना कहीं वो अकाउंटेबल होनी चाहिए, लायबल होनी चाहिए, सो दैट कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर है उनका हार्म ना हो। इसके अलावा देखने को मिलेगा जो ई कॉमर्स रेगुलेशंस बनाई गई हैं, क्योंकि देखो ई कॉमर्स आजकल देखने को मिलेगा बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, तो इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो भी ऑनलाइन आप कुछ भी चीज़ें खरीद रहे हो, गुड्स वगैरह खरीद रहे हो, तो वहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उससे रिलेटेड रेगुलेशंस को बनाया जाए। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा ये जो एक्ट है मैंडेट करता है दैट ई कॉमर्स एंटिटी डिस्प्ले करे सबसे पहले कि कंट्री ऑफ ओरिजिन, यानी कि जो प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं, बिकॉज ये तो एक तरह से प्लेटफॉर्म का काम कर रहे हैं, मतलब बना कोई और रहा है, मतलब सेलर कहीं और है, कंज्यूमर कहीं और है, तो इन दोनों को कहीं ना कहीं ये जो प्लेटफॉर्म्स है, अमेज़ॉन हो गया, मतलब ई कॉमर्स में जो बेसिकली जो प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है, यहाँ पे सेलर और बायर को कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे लाया जाता है। दैट्स वाइज जो भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनको बोला जाता है कि जो भी प्रोडक्ट आप यहाँ पे शो कर रहे हो, जो भी यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हो, कहीं ना कहीं उसका ओरिजिन जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? बिकॉज बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि मान लो XYZ कंट्री के हैं, अगर उस पर्टिकुलर कंट्री के प्रोडक्ट्स जो कि क्योंकि उस कंट्री के साथ इंडिया का रिलेशन मान लो अच्छा नहीं है, या फिर कुछ ऐसी कंडीशंस आ रखी हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ कुछ चीज़ों पे बैन लगा रखा है,
तो उस पर्टिकुलर केस में देखने को ये मिलेगा कि अगर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इस तरीके से उस प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं फिर हमारी जो कंट्री की गवर्नमेंट है उसको बैन कर सकती है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके ऊपर कि जो भी वो प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर रहे हैं उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन, ठीक है, यानी वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट कहाँ किस पर्टिकुलर कंट्री से ओरिजिनेट हो रहा है उसका मेंशन यहाँ पे किया जाए, ठीक है। इसके अलावा जो है ये पर्टिकुलर एक्ट कंज्यूमर राइट्स के बारे में बताता है कि कंज्यूमर के पास राइट्स हैं कि वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने जो भी हैजार्डियस गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जो भी उनके साथ बेसिकली जो भी गुड्स एंड सर्विसेज उन्होंने परचेज करी हैं उसके साथ अगर मान लो कुछ भी ऐसा चीज़ें हैं जो डिफेक्टिव निकल गई हैं या फिर कुछ भी ऐसा चीज़ हुआ है तो उस केस में वो कहीं ना कहीं जो भी कमीशंस हैं यानी जिसकी हमने बात करी थी वहाँ पे जो भी उनके ग्रीवांसेस है उसको रिवर्सल कर सकते हैं। सो दैट ये एक्ट जो है एम्फेसाइज करेगा देयर सेफ्टी एंड द वेलबींग, ठीक है, ताकि इस तरह से फ्यूचर में इस तरह से कुछ ना हो किसी पर्सन के साथ। इसलिए देखने को मिलेगा कि कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशंस को बनाया गया है और ये कहाँ कहाँ बना हुआ है, तो जैसा कि हमने बात की डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बना हुआ है, स्टेट लेवल पे बना हुआ है और दी नेशनल लेवल पे बना हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि द 3 लेवल हायरार्की जो है कंज्यूमर कमीशन की, जो कि अभी हमने देखी, इट प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म एक्सक्लूसिवली फॉर द कंज्यूमर। क्योंकि देखो इससे पहले क्या होता था कि जो मेन कंज्यूमर्स हैं अगर मान लो उनकी कोई भी ग्रीवांसेस है यानी जो भी उनके साथ जो भी प्रोडक्ट उन्हें मिला है वो डिफेक्टिव है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है, उन्हें सेलर जो भी जिस तरीके से मतलब प्रोडक्ट को बेच रहा है जो भी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है जो कि फॉल्स एडवर्टाइजमेंट है, तो उस केस में देखने को मिलता था अगर मान लो वो इस तरीके से केस को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे तो ऑल्दो कितना लंबा टाइम उन्हें वेट करना पड़ सकता है। तो दैट्स वाइज आपको देखने को मिलेगा इन सारे प्रॉब्लम्स को, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि जिसका स्पीडी जो है कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकलना चाहिए। दैट्स वाई आपको देखने को मिलेगा कि जो एक तरीके से कोर्ट, देखो कोर्ट में आपको जस्टिस तो मिल सकता है बट कोर्ट के अलावा बाहर अगर आप इस तरीके से इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म के थ्रू कहीं ना कहीं आप अगर सोल्यूशन आपका निकल पा रहा है तो उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है। अब ये जो टर्म है काफ़ी बार आपने न्यूज़ में सुनी होगी या फिर और जगह भी सुनी होगी, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जहाँ पे कहीं ना कहीं जो आपके डिस्प्यूट्स जो हैं उसको रिजॉल्व किया जाता है, दैट इज़ नॉन एडवर्सरियल। बिकॉज जो ट्रेडिशनल लिटिगेशंस वाले जो मेथड होते हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो पार्टीज़ जो होती है कहीं ना कहीं इंगेज होती है एडवर्सियल लीगल बैटल्स में, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा यानी कोर्ट में आपका कोई जो बेसिकली हाई कोर्ट में आपकी लीगल बैटल चल रही है या फिर सुप्रीम कोर्ट में, तो वो जो ट्रेडिशनल लिटिगेशन है उससे हटकर कहीं ना कहीं आपको ADR देखने को मिलेगा। और जो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है कहीं ना कहीं एंकरेज करेगा आपको कि किस तरीके से कोऑपरेटिव जो है यानी साथ में मिलकर किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, सो दैट एक बेस्ट रेजोल्यूशन जो है प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी पार्टीज इस पर्टिकुलर उसमें इन्वॉल्व होंगी तो बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन जो होगा, ठीक है, ताकि दोनों की सहमति के साथ वो जो भी चीज़ें हम फाइनल कंक्लूजन पे जो पहुंच रहे हैं तो वहाँ पे दोनों की सहमति होनी चाहिए। दोनों का मतलब ऐसा भी ना हो कि एक का फ़ायदा हुआ एक का नहीं हुआ, अगर ऐसा होगा तो पर्सन उस चीज़ को एग्री ही नहीं करेगा। तो दोनों का जो बेनिफिट हो उस तरीके से यहाँ पे कोशिश की जाएगी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। अब यहाँ पे आपको 4 चीज़ें देखने को मिलेंगी, ऑल्दो लक्ष्मीकांत में नहीं है बट ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो आप चाहो तो इसको एक बार देख सकते हो। इसमें 4 चीज़ें हैं। पहला है नेगोशिएशन का एक मेथड होता है, मतलब नेगोशिएशन में एक मेथड है अंडर दी ADR, एक मीडिएशन है, कंसिलिएशन है, आर्बिट्रेशन है। एक एक करके हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। मान लेते हैं 2 पार्टीज़ हैं, एक पार्टी है मान लो मिस्टर शर्मा, ठीक है, जो कि कंज्यूमर हैं, और दूसरी पार्टी जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स के कहीं ना कहीं जो ओनर है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के जो सेलर है या फिर ओनर है, उनके बीच में कहीं ना कहीं मान लो प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्या है वो हम देखते हैं कि मान लेते हैं कि जो आपका जो मिस्टर शर्मा है जो कंज्यूमर है उसने कहीं ना कहीं उसने बेसिकली एक टेलीविज़न जो है परचेज़ किया, और जब उसने टेलीविज़न परचेज़ किया तो उसका जो टेलीविज़न है कहीं ना कहीं 1 हफ्ते के अंदर ही कहीं ना कहीं वर्किंग करना बंद कर गया। तो जो नया टेलीविज़न ख़रीदा और 1 हफ्ते के अंदर ही उसने काम करना बंद कर दिया, दैट्स वाई वो क्या हुआ, वो बेसिकली कंपनी के ओनर के पास गया कि भाई या तो इसको आप मुझे रिफ़ंड कर दो, जो मैंने पैसे दिए उसको रिफ़ंड कर दो, या फिर इस चीज़ को रिप्लेस करके मुझे नया टीवी दे दो या फिर कोई दूसरा टीवी दे दो, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब जो है कंसर्न था मिस्टर शर्मा का यानी कंज्यूमर का कि भाई इस टीवी का जो भी मैंने पैसा दिया तो मुझे रिफ़ंड कर दो या फिर इसको रिप्लेस कर दो। अब हम देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे ये चारों चीज़ें में
ये चीज़ हम समझते हैं। तो फर्स्ट तरीका जो लोग अपनाएंगे वो होगा नेगोशिएशन। नेगोशिएशन में क्या हो रहा है, एक इनफॉर्मल नेगोशिएशन हो रही है, यानी इनफॉर्मल तरीके से वो बातचीत करके जो है एक पॉसिबल सोल्यूशन की तरफ एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकले, सो दैट कंज्यूमर को भी फ़ायदा हो सके और सेलर को भी नुकसान ना हो। तो उस चीज़ में हम देखने को मिलेगा कि नेगोशिएशन में क्या होगा कि मान लेते हैं कि मिस्टर शर्मा ने, जिस तरह से हमने बोला कि उसने अपनी तरफ से जो डिमांड रखी है वो ये चीज़ है कि या तो इसको रिप्लेस कर दो या तो रिफ़ंड कर दो, ठीक है। और वहीं आपको देखने को मिलेगा जो कंपनी है वो कह रही है कि देखो हम रिफ़ंड तो कर नहीं सकते क्योंकि उनके पास रिफ़ंड की पॉलिसी होती है कि हम रिफ़ंड नहीं कर सकते, और रिप्लेस करने के बजाय वो क्या कह रहे हैं कि हम इसको रिपेयर कर देते हैं। ठीक है कि आपका टीवी एक हफ्ते में आपने लिया था, ख़राब हो गया, तो हम चेक कर लेते हैं कौन सा पार्ट ख़राब है और जो भी पार्ट ख़राब होगा हम उसको रिपेयर कर देंगे। तो वो बेसिकली यहाँ पे रिपेयर करने की बात कर रहा है। तो अगर मान लो नेगोशिएशन के थ्रू अगर वो ऐसे एग्रीमेंट तक पहुँचते हैं जहाँ पे इस मैटर को सॉल्व कर दिया जाता है बाय दी कह सकते हैं एक पॉसिबल सोल्यूशन जो भी है यहाँ पे निकाल दिया गया कि मान लेते ओनर भी जो आपका कंज्यूमर था वो भी कहीं ना कहीं एग्री कर जाता है, चलो ठीक है आप रिफ़ंड नहीं कर रहे हो, रिप्लेस नहीं कर रहे हो, तो ठीक है चलो फाइनली इसको रिपेयर ही कर दो, ठीक है। अगर मान लो इस तरीके से नेगोशिएशन के थ्रू, यानी आप यहाँ पे फॉर्मल लीगल इंटरवेंशन नहीं कर रही है, ये चीज़ याद रखना कि नेगोशिएशन के अंदर जो आपका फॉर्मल लीगल इंटरवेंशन है वो बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पे इनफॉर्मल तरीके से कहीं ना कहीं बातचीत करके एक सोल्यूशन को निकाला जा रहा है। फाइनली अगर वो सोल्यूशन काम कर गया तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कोर्ट, यानी कोर्ट के अंदर जो आप कह सकते हो ना फॉर्मल लीगल इंटरवेंशन जो होती है, तो वहाँ पे आपको जो नहीं जाना पड़ा, आपने नेगोशिएशन के थ्रू, यानी एडीआर जो कहीं ना कहीं बात करता है, तो उसमें नेगोशिएशन के थ्रू आपने इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट आपका है मीडिएशन। अगेन सेम एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं जो कि मिस्टर शर्मा हैं और जो आपकी कंपनी के ओनर हैं, उनके बीच में जो नेगोशिएशंस हुई, बट नेगोशिएशन में कुछ आउटकम नहीं निकला। मतलब जो आउटकम वो मतलब बेसिकली जाते थे तो वो आउटकम यहाँ पे निकलने, आउटकम इन द सेंस कि अगर मान लो कि जो आपका कंज्यूमर है अट जाए कि भाई मैं तो इसको रिपेयर करके ही दूंगा, और वहीं आपको देखने को मिल रहा है बेसिकली कंपनी का जो ओनर है वो बेसिकली अट जाए कि भाई हम तो इसको रिपेयर ही करके देंगे, ना ही हम आपका रिफ़ंड करेंगे और ना ही इसको रिप्लेस करेंगे, और वहीं आपका कंज्यूमर देखने को मिल रहा है वो भी अट गया कि भाई नहीं मेरा पैसा मुझे वापस दो या फिर मुझे नई टीवी दो। तो इस केस में देखने को मिल रहा है कि नेगोशिएशन आपकी बिल्कुल नहीं हो पा रही है। तो अगर ऐसा चीज़ हो जहाँ पे नेगोशिएशन से आपका सोल्यूशन नहीं निकल रहा हो, तो नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन होता है मीडिएशन का। मीडिएशन में बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे एक ट्रेंड मीडिएटर को रखा जाता है जो कि इम्पार्शियल होता है थर्ड पार्टी का, मतलब ना ही वो कंज्यूमर के कोई रिलेटेड होता है, ना ही वो कंपनी के ओनर से मतलब कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ होता है। कोई भी XYZ हो सकता है थर्ड पर्सन जो कि इम्पार्शियल तरीके से इस पूरे मैटर को मीडिएशन के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली मीडिएटर का काम ये होता है कि किसी भी तरीके से एक पॉसिबल सोल्यूशन की तरफ जाए ताकि कॉमन ग्राउंड पर दोनों ही पार्टीज जो एग्री कर जाए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है देखो प्लस माइनस तो चलता ही रहेगा, कुछ ये चीज़ ये अपनी डिमांड रखेगा, कुछ कंपनी अपनी डिमांड रखेगी, कुछ इसको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कुछ उसको करना पड़ेगा। तो मेन चीज़ यही है कि किस तरीके से हमें बेस्ट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है और किस तरीके से कॉमन ग्राउंड के ऊपर कहीं ना कहीं लेके आना है, तो वो काम कहीं ना कहीं ये मीडिएटर करता है। अब मान लेते हैं इसी पर्टिकुलर केस के अकॉर्डिंग मान लेते हैं कि वो दोनों एग्री हो गए कि भाई कंपनी के ओनर ने कहा कि ठीक है मैं आपको क्या करता हूँ पार्शियल रिफ़ंड कर देता हूँ, पूरा रिफ़ंड तो नहीं कर रहा बट पार्शियल रिफ़ंड कर देता हूँ, और उसके बदले में साथ ही साथ मैं रिपेयर भी करके दे देता हूँ, क्योंकि देखो टीवी तो ख़राब है, ठीक है, आप पूरा पैसा आप दे नहीं रहे हो और मतलब बेसिकली उस पर्सन ने, कंज्यूमर ने पूरा का पूरा डाउन पेमेंट करके आपको जो है पेमेंट करी है। तो क्या यहाँ पे देखने को मिलेगा कि वो किस ग्राउंड पे एग्री कर रहे हैं कि भाई मैं पार्शियल आपको रिफ़ंड कर रहा हूँ, साथ ही साथ टेलीविज़न को रिपेयर कर रहा हूँ। तो इस तरीके से अगर मान लो म्यूचुअली, ठीक है, तो म्यूचुअली मतलब कि दोनों पार्टी के द्वारा सर्वसहमति से अगर मान लो इस सोल्यूशन को एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पे मीडिएटर का काम आसान हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे नेगोशिएशन में क्या होगा, दोनों ही पर्सन आपस में बातचीत कर रहे हैं। जब आपस में बातचीत होती है ना, तो कहीं ना कहीं वो भी इंसान अड़े आता है कि नहीं मैं तो यही करूँगा, दूसरा इंसान भी अड़े आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मीडिएशन के थ्रू हम क्या करें, एक ऐसे पर्सन को रखें सबसे पहली बात जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हो, जिसके पास नॉलेज हो कि भाई इसी तरह से अगर मान लो कोई केसेस है तो कैसे उसको कम टाइम के अंदर जो है सोल्यूशन प्रोवाइड करना। ऐसा भी नहीं है कि आप भाई छोटा सा मैटर है उसको आपने 1 साल खींच दिया, नहीं, कम से कम टाइम के अंदर आपको दोनों पार्टीज़ के बीच में जो है कहीं ना कहीं सलाह करवानी है, जो भी पॉसिबल सोल्यूशंस हो उसको फाइंड आउट करना है और एक कॉमन ग्राउंड के अंदर म्यूचुअली वो चीज़ें एक्सेप्ट करवानी है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड कंसिलिएशन की। ठीक है, कंसिलिएशन में बेसिकली क्या है कि अगर मान लो मीडिएशन के थ्रू भी उन दोनों ही कंज्यूमर और जो आपका सेलर उनके बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है, कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, तो थर्ड ऑप्शन है आपका कंसिलिएशन। वहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अगेन आपका एक कंसिलिएटर होता है जो कि एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी का होगा, एंड अगेन उसका मेन काम वही है किस तरीके से दोनों ही पार्टीज़ के बीच में सेटलमेंट करवाना है। और कंसिलिएशन जो है काफ़ी ज़्यादा लेस फॉर्मल माना जाता है एज़ कम्पेयर टू मीडिएशन। कंसिलिएटर अगेन आपको प्रपोज करता है जो भी पॉसिबल सोल्यूशंस हैं उसकी तरफ लेके जाता है, सो दैट दोनों ही पार्टीज़ के पास ऑप्शन है या तो उन सोल्यूशंस को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करें या तो रिजेक्ट करें। अगर दोनों ही पार्टीज़ एग्री हो जाती है उस पर्टिकुलर सेटलमेंट को कहीं ना कहीं मानने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा। ठीक है, अगर दोनों ही पार्टी ने देखो म्यूचुअली मान लिया है कि हाँ ये जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है हम कहीं ना कहीं उससे एग्री करते हैं और एक एग्रीमेंट वगैरह बन चुका है, तो उस केस में देखने को मिलेगा कि वो फाइनल होगा और दोनों को मानना ही पड़ेगा। उस केस में देखने को मिलेगा कि जो भी अगर मान लो अब कुछ भी हो सकता है यहाँ पे कि दोनों का जो भी सोल्यूशन होगा कि यहाँ पे भाई वो रिफंड भी कर रहा है कुछ ना कुछ, और साथ ही साथ आपको या फिर देखने को मिलेगा कि वो फर्दर रिप्लेस करके दे रहा है। ठीक है, बिकॉज मेन चीज़ यही है, कंज्यूमर की डिमांड यही है ना कि मुझे रिपेयर मत दो, या तो मुझे रिफंड दो या फिर रिप्लेस करके दो। अगर मान लो उस बेसिस पे कहीं ना कहीं कंपनी मान जाती है तो वो कहीं ना कहीं कंसिलिएशन के थ्रू हमें देखने को मिले किस तरीके से। अब यहाँ पे मेन डाउट आपका ये आएगा कि मीडिएशन में हम एक मीडिएटर को लेके आ रहे हैं जो कि थर्ड पार्टी से है, वो अगेन इम्पार्शियल है। कंसिलिएशन में भी हम कंसिलिएटर को लेके आ रहे हैं, अगेन वो थर्ड पार्टी का। दोनों का मतलब तरीका वही है कि एक पॉसिबल सोल्यूशन देना है और कहीं ना कहीं एंड ऑफ द टाइम मतलब एंड ऑफ द डे हमें मेन जो है कहीं ना कहीं एग्रीमेंट के अंदर पहुँचना है ताकि दोनों ही पार्टी म्यूचुअली उसको एक्सेप्ट कर ले। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो मीडिएशन के थ्रू जो डिसीजन निकलता है वो कहीं ना कहीं बाइंडिंग नहीं होता है, यानी जिस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कंसिलिएटर में वो बाइंडिंग होगा, बट यहाँ पे मीडिएशन में जो डिसीजन निकल रहा है बाइंडिंग नहीं है। बट ये जो एग्रीमेंट यहाँ पे दोनों ही पार्टी के बीच में जो होगा वो इन्फोर्सेबल होगा बाय द लॉ, यानी कहीं ना कहीं उसको आप लीगली इन्फोर्स करवा सकते हो। ठीक है, वही हम बात करें कंसिलिएशन में, तो जो भी यहाँ पे सेटलमेंट होगा, जो भी एग्रीमेंट होगा वो एनफोर्स किया जाएगा लाइक अ कोर्ट डिक्री, यानी किस तरीके से अगर कोर्ट कोई डिक्री वगैरह देता है, ठीक है, कोई ऑर्डर जो वैल्यू कोर्ट की डिक्री की होती है, उसके ऑर्डर की होती है, उसकी जजमेंट की होती है, वही वैल्यू आपको देखने को मिलेगा कंसिलिएशन के थ्रू जो एग्रीमेंट होगा उसकी यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो एज सच कोई लार्ज डिफरेंस नहीं है, बट मेन चीज़ यही है कि मीडिएशन में आप फोकस कर रहे हो ताकि डायलॉग के थ्रू यानी बातचीत के थ्रू कहीं ना कहीं वॉलंटरी एग्रीमेंट यहाँ पे निकाला जाए। वही कंसिलिएशन में आप देख रहे हो कि मोर एक्टिव रोल प्ले किया जा रहा है यहाँ पे कंसिलिएटर की द्वारा, ताकि कोई ना कोई जो है प्रपोज सोल्यूशंस वो फाइंड आउट करें और किसी तरीके से जो डिस्प्यूट है उसको सेटल डाउन करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फोर्थ ऑप्शन है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे अगर मान लो अगेन मिस्टर शर्मा और जो आपकी कंपनी के जो ओनर है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के ओनर है, अगर मान लो अपना जो भी इनका डिस्प्यूट है उसको लेकर अगर मान लो किसी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास चले जाए, ठीक है, उस ट्रिब्यूनल के पास जाके कहीं ना कहीं वो अपना केस लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे इस ट्रिब्यूनल के अंदर आर्बिट्रेटर्स बैठे रहते हैं। उन आर्बिट्रेटर्स का काम क्या है कि भाई दोनों पक्षों की जो भी दलीलें हैं, जो भी ग्रीवांसेस है उनको यहाँ पे सुनना है और फिर कहीं ना कहीं जो भी एविडेंसेस है उसके बेसिस में डिसीजन लेना है। एविडेंसेस मान लो कि वो देखेंगे कि जब ये प्रोडक्ट बेचा गया था तो उसमें क्या क्या क्लॉजेस वगैरह थे, किस तरीके से यहाँ पे जो सेलर है एक हफ्ते में अगर मान लो ऐसा कोई प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा तो किस तरीके से वहाँ पे नॉर्म्स लिख रखे हैं कि हम इसको वापस करेंगे या फिर हम रिफ़ंड की पॉलिसी अपनाएंगे या फिर हम कुछ पार्शियल तरीके से रिफ़ंड देंगे या फिर रिपेयर करेंगे या फिर रिप्लेस करेंगे। तो वो सारी चीज़ों को, वो सारे एविडेंसेस को यहाँ पे एक तरीके से अच्छे से देखा जाएगा और इनके द्वारा जो भी डिसीजन दिया जाएगा वो बाइंडिंग होगा, जैसे कि कोर्ट जिस तरीके से आपको देखने को मिलता है, यानी सिविल कोर्ट का जो जजमेंट होता है उसकी तरह से इसको इन्फोर्स किया जाएगा। ठीक है, और आर्बिट्रेशन जो होता है काफ़ी लेस फॉर्मल होता है देन द कोर्ट ट्रायल। ठीक है, कोर्ट ट्रायल तो आपको पता ही है। एंड द रूल्स जो होंगे एविडेंसेस से रिलेटेड, यानी जो एक कोर्ट यानी एक जुडिशरी जिस तरीके से जो आप आपके एविडेंसेस को देखती है, हर एक चीज़ को यानी परखने की कोशिश करती है, हर एक चीज़ मतलब कहीं ना कहीं काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है कोर्ट के अंदर, वहीं आर्बिट्रेशन के अंदर आपको वो चीज़ रिलैक्स फॉर्म में दिखेगी कि ऑल द एविडेंसेस देखे तो जा रहे हैं बट इतना डिटेल में नहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज अगर आप डिटेल में छानबीन करने की कोशिश करोगे तो अगेन कोर्ट जैसा हाल हो जाएगा कि आप उस पर्टिकुलर केस को और ज़्यादा डिले करते हुए जाओगे। बट हमारा काम क्या है कि स्पीडी होना चाहिए
और कहीं ना कहीं सर्वसहमति से अगर मान लो ये सब चीज़ें हो रही हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें जो कि एडीआर का पार्ट है वो हमने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा एक टर्म है, आपने आई थिंक सुनी ही होगी, लोक अदालत के बारे में, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। बाकी हम इस पर्टिकुलर जो भी आने वाला चैप्टर है उसमें हम लोक अदालत के बारे में पढ़ेंगे। तो लोक अदालत एक तरह का कम्युनिटी बेस्ड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है, यानी कम्युनिटी बेस्ड यहाँ पे काम करता है। तो अगेन अगर मान लेते हैं ये दो पार्टी जो है मिस्टर शर्मा और जो कंपनी के ओनर है, अगर मान लो इस तरीके से लोक अदालत में जाते हैं तो वहाँ पे देखने को मिलेगा ये जो फॉरम है कहीं ना कहीं इंकरेज करता है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ एंड रिकन्सिलिएशन के थ्रू आपके डिस्प्यूट को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और मेन चीज़ यहाँ ये चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ पे कोई मीडिएटर या फिर कंसीलिएटर या फिर आर्बिट्रेटर की तरह कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस्ड पर्सन ना होकर यहाँ पे आपको रिटायर्ड जज मिलेंगे, ठीक है। रिटायर्ड जज बैठे होते हैं, लॉयर्स बैठे होते हैं, कोई सोशल वर्कर्स है वो बेसिकली इन प्रोसीडिंग को प्रिजाइड करते हैं और ये हेल्प करते हैं पार्टीज़ की, क्योंकि इनके पास देखो अच्छा खासा इसका एक्सपीरियंस भी है। तो कोई भी पर्टिकुलर सेटलमेंट को रिजॉल्व करने की ये कोशिश करते हैं यहाँ पे। एंड इफ बोथ दी पार्टी एग्री कर जाती है तो जो भी सेटलमेंट यहाँ पे निकलता है अगेन यहाँ पे बाइंडिंग होता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर मैं समराइज़ करूँ कि किस तरीके से आपका एडीआर वर्सेस जो आपकी मेन ट्रेडिशनल जुडिशरी है वो किस तरीके से डिफरेंट है, तो एडीआर का जो मैकेनिज़्म है कहीं ना कहीं वो साइंटिफिकली डेवलप्ड टेक्निक्स, मतलब ऐसी कुछ टेक्निक, देखो यहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं ना ऐसी नहीं है कि मतलब कि ये कहीं भी मतलब किसी अनसाइंटिफिक तरीके से आप चीज़ों को यहाँ पे सॉल्व करो, नहीं। जो भी सोल्यूशंस यहाँ पे बताए जाते हैं वो एक साइंटिफिक मेथड पे बेस्ड होते हैं, यानी साइंटिफिक डेवलप टेक्निक्स होती हैं जो कहीं ना कहीं जो इंडियन जुडिशरी है उनको उनकी तौर पे आपको देखने को मिलेगा। और क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंडियन जुडिशरी का जो बर्डन है उसको कम करती हुई नज़र आएगी, बिकॉज कोर्ट में ऑलरेडी इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं, उनका ट्रायल अभी तक नहीं हुआ है। तो ऐसे ऐसे केस जो होते हैं कहीं ना कहीं अगर मान लो इस ऑप्शन के थ्रू अगर सॉल्व हो पा रहे हैं तो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। और साथ ही साथ जो आपका एडीआर है वो कहीं ना कहीं प्रमोट करता है कॉपरेशन, ताकि दोनों पार्टीज़ के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा कॉपरेशन हो, क्रिएटिविटी यहाँ पे इंश्योर की जाती है, सेटिस्फेक्शन होता है, दोनों पार्टीज़ यहाँ पे सेटिस्फाइड होती हैं जो भी कॉमन यहाँ पे एग्रीमेंट निकलता है। एंड साथ ही साथ इंश्योर करता है कि जो इफेक्टिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है उसको यहाँ पे देखा जाए, वाइल एम्पावरिंग पार्टीज टू एक्टिवली पार्टिसिपेट करे इन रिजॉल्विंग देयर कन्फ्लिक्ट, यानी जो भी उनका कन्फ्लिक्ट है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करके अपने कन्फ्लिक्ट को जितना जल्दी हो सके रिजॉल्व करे। बिकॉज दोनों ही पार्टी देखो चाहती है कि डिस्प्यूट है बट उसको सही तरीके से और सही टाइम पे और जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करवाना ज़रूरी है, बिकॉज किसी के पास भी देखो इतना टाइम नहीं है कि इन सब चीज़ों के पीछे चक्कर काटे। और कंज्यूमर जिस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि कंज्यूमर किस तरीके से डे टू डे लाइफ में इतनी सारी चीज़ें कंज्यूम करता है, हर चीज़ के लिए अगर मान लो उसको केस करना पड़े या फिर इस ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू अगर कोर्ट में जाएगा तो वो कहीं ना कहीं उसका टाइम वेस्ट करेगा। और ये मेथड जो कि एडीआर माने जाते हैं उन मेथड्स में अगर कम से कम टाइम लगे तो उससे बेटर सोल्यूशन ही कंज्यूमर के लिए नहीं हो सकता, ठीक है। अब चलते हैं अपने टॉपिक पे जहाँ पे हम पढ़ रहे थे। तो ये देखो ये टर्म होती है ना बहुत ही छोटी होती है बट इसके पीछे का जो कहीं ना कहीं मीनिंग है ये क्या चीज़ से अगर उसको हम डे वन में समझ ले तो बहुत इजी हो जाता है। बिकॉज लॉन्ग टर्म में जब ये सारी टर्म्स आपके कहीं ना कहीं सामने आएगी तो आपके इसके पीछे का जो रीज़न है, इसके पीछे का जो कंसेप्ट है वो अगर आपका क्लियर होगा तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पे एक चीज़ बोली गई थी कि दीज आर क्वाजी जुडिशियल बॉडीज़ होती है, किसकी बात की जा रही है, यानी जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, स्टेट कमीशन है एज वेल एज नेशनल कमीशन है, ये क्वाजी जुडिशियल बॉडीज़ होती हैं। अब यहाँ पे अगेन एक टर्म है कि क्वाजी जुडिशियल बॉडीज़ है, अगेन हम इसको बहुत बार सुनते हैं बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को अगर ये मान लो डाउट है कि क्या होता है तो मैं एक चीज़ बता देती हूँ। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि क्वाजी जुडिशियल बॉडीज़ जो होती है एक तरह से डिसीजन मेकिंग का काम करती है और ये डिसीजन मेकिंग का जो काम है वो किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के द्वारा, ठीक है, रादर देन कोर्ट। यानी कोर्ट तो देखो जुडिशियल बॉडी है ही नो डाउट, पर कोर्ट के अलावा मान लो गवर्नमेंट या फिर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी इस तरीके से अगर डिसीजन ले रही है, ठीक है, यानी कोर्ट जिस तरीके से एविडेंसेस को ध्यान में रखकर चीज़ों को डिसाइड करता है वहाँ पे कहीं ना कहीं जो है जस्टिस प्रोवाइड करने का काम करता है। तो वहीं पे अगर मान लो गवर्नमेंट और ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हैं वो इस तरीके से काम करती हैं सो दैट डिसीज़न यहाँ पे लिया जाए, जो भी डिसीज़न यहाँ पे लिया जाता है वो एक उसको बेसिकली कह सकते हैं कि फोर्स करवाया जाता है एक लॉ की तरह, ठीक है, दे कैरी द फोर्स ऑफ लॉ
while these bodies operate similarly to the court, यानी जिस तरीके से कोर्ट ऑपरेट करती हैं ये पर्टिकुलर जो बॉडी है नहीं, इस केस में देखने को मिलेगा जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, स्टेट कमीशन है और जो नेशनल कमीशन है वो भी एक तरह से कोर्ट की तरह काम करेंगे। बट कोर्ट जैसा हम नहीं बोल सकते बिकॉज जुडिशरी तो जुडिशरी है, बट क्योंकि इनके पास पावर है कि ये भी डिसीजन ले सकते हैं जो भी अगर इस तरह के ग्रीवांसेस आते हैं कंज्यूमर के, तो उस केस में जो भी उनके द्वारा डिसीजन लिया जाएगा उसकी वैल्यू उतनी होगी जितनी कोर्ट की वैल्यू होती है। ठीक है, बस फ़र्क यही है कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है नॉर्मली अगर हम बात करें कि जो भी गवर्नमेंट और जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ होती है वहाँ पे जो डिसीजन लेने वाले होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, बट यहाँ पे कोर्ट के अंदर जो इस पर्टिकुलर चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं वो आपके जजेस वगैरह होते हैं। ठीक है, अब हम बात करें किस तरीके से इनके पास पावर वगैरह आती है, यानी अगर जो क्वाजी जुडिशल बॉडीज़ जो होती हैं यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए होते हैं उनके पास सेम पावर एंड प्रोसीजर देखने को मिलेगा जो एक कोर्ट फॉलो करता है, यानी कोर्ट के अंदर जज के पास जो पावर एंड प्रोसीजर होता है उस पर्टिकुलर केस को सॉल्व करने के लिए, वैसी पावर और प्रोसीजर कहीं ना कहीं ये क्वाजी जुडिशल बॉडीज़ भी मेंटेन करती हैं एंड ये अगेन इंटरप्रेट करते हैं और अप्लाई करते हैं लॉज को ताकि जो पर्टिकुलर डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व किया जाए एंड एनफोर्स किया जाए उसके लीगल प्रोविजंस को। देन अगर हम बात करें कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अगर हम क्वाजी जुडिशल बॉडी मतलब इस तरह से बना रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं ये पावर दे रहे हैं, तो मेन इसका मतलब ऑब्जेक्टिव यही है कि किसी तरीके से जो भी फैक्ट्स वगैरह उसको डिटरमाइन किया जाए। ठीक है, और कहीं ना कहीं कंक्लूजन पे यहाँ पे आया जाए। उसके लिए अगर मान लो कुछ भी आपको उस पर्टिकुलर डिसीजन को लेने के लिए आपको कोई भी ऑफिशियल एक्शंस करने हैं, कहीं ना कहीं किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी उसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो वहाँ मतलब आपको देखने को मिलेगा क्योंकि आप देखो नॉर्मल अगर जुडिशरी का जो प्रोसेस है उसके अंदर अगर जाओगे इन पर्टिकुलर केसेस को लेके तो अगेन उसका जो मेथड है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि थोड़ा सा रिलैक्स फॉर्म में कर दिया जाता है, बट चीज़ें वही रहेंगी, उसी तरीके से इम्पैक्ट देखने को मिलेगा जैसे जुडिशरी का इम्पैक्ट होता है। अगर आपको देखने को मिले कि बहुत सारी क्वाजी जुडिशल बॉडीज़ एक्टिव हैं, जैसे अगर हम बात करें सेबी है, ठीक है, किस तरीके से वो रेगुलेट करती है सिक्योरिटी मार्केट को एंड इन्वेस्टर्स के जो भी इन्वेस्टर्स अपना जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, सेबी को ये पावर मिली हुई है। वहीं अगर हम बात करें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो कि हमने कल देखा था, इसके अलावा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ठीक है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब ऐसी बॉडीज़ हैं जो कहीं ना कहीं इनको पूरी तरह जुडिशरी बॉडी तो नहीं कहेंगे बट जुडिशरी की तरह कहीं ना कहीं एक्ट कर पाती हैं। जुडिशरी की तरह इनके पास पावर है, प्रोसीजर है कि किस तरीके से अगर मान लो जो भी पर्टिकुलर डिस्प्यूट है जिससे वो रिलेट करती हैं तो उन डिस्प्यूट को वो रिजॉल्व कर सके कम से कम टाइम के अंदर। ठीक है, देन यहाँ पे बताया गया है कि दे आर ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज द कंज्यूमर फोरम या फिर कंज्यूमर कोर्ट के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। द डिस्ट्रिक्ट कमीशन इस्टेब्लिश्ड इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अ स्टेट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो यानी स्टेट गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर स्टेट के डिस्ट्रिक्ट के अंदर उस डिस्ट्रिक्ट कमीशन को इस्टेब्लिश करती है। हाउएवर द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो इस्टेब्लिश मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट कमीशन इन डिस्ट्रिक्ट, यानी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में अगर देखा जाए तो एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन होगी, बट अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं यहाँ पे ज़रूरत है एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट कमीशन की तो वो भी इस्टेब्लिश कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश इन द स्टेट बाय द स्टेट गवर्नमेंट, हाँ सॉरी स्टेट के अंदर, यानी एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर जो डिफरेंट स्टेट्स मतलब जो भी पर्टिकुलर स्टेट है उसके अंदर जो एक स्टेट कमीशन होगी उसको स्टैब्लिश कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, और उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमीशन को भी कौन स्टैब्लिश करेगा, तो आपका स्टेट गवर्नमेंट ही करेगा। तो अब हम बात करते हैं स्टेट कमीशन की, तो इट्स शेल ऑर्डिनरी फंक्शन एट द स्टेट कैपिटल। ठीक है, तो जो स्टेट की कैपिटल है वहाँ पे ये फंक्शन करती है एंड परफॉर्म इट्स फंक्शन एट सच अदर प्लेसेस एज द स्टेट गवर्नमेंट में नोटिफाई। तो ऑल्दो मेन चीज़ क्या है कि ऑर्डिनरी तो वो स्टेट कैपिटल जो जहाँ पे स्टेट की कैपिटल होगी तो वहाँ पे वो फंक्शन करेगी, बट इसके अलावा किसी और स्टेट के अंदर मान लो इसको फंक्शन करना है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसको नोटिफाई करेगी कि किसी अदर प्लेसेस के अंदर अगर मान लो उसको करना है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर मान लो कैपिटल पे तो वो काम करेगी, बट इसके अलावा कोई और प्लेसेस के अंदर मान लो स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि स्टेट कमीशन होना चाहिए तो वहाँ पे भी वो फॉर्म कर सकती है। दिस इज़ डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द स्टेट कमीशन के साथ कंसल्ट करके ऑब्वियसली करेगी वो। फर्दर द स्टेट गवर्नमेंट में ऑल्सो स्टैब्लिश रीजनल ब्रांचेस ऑफ द स्टेट कमीशन की, यानी मेन स्टेट कमीशन आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, जो कि जो भी कैपिटल है स्टेट का वहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अगर मान लो बहुत ज़रूरी है तो वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस के अंदर आपको देखने को मिलेगा रीजनल बेंचेस भी स्टैब्लिश की जाएंगी ताकि
उन एरियाज़ में जो भी मतलब कंज्यूमर्स हैं, ताकि उनको ईजी तरीके से जो है उनकी प्रॉब्लम्स को, उनके डिस्प्यूट को यहाँ पे रिड्रेसल किया जाए। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है नेशनल कमीशन। उसको स्टैब्लिश कौन करेगा? ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी नेशनल लेवल पे। इट्स शेल ऑर्डिनरी फंक्शन एट द नेशनल कैपिटल, जो भी होगी वहाँ पे एक फंक्शन करेगी। एंड द कंज्यूमर कमीशन परफॉर्म इट्स फंक्शन एट सच अदर प्लेसेस एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कि जो नेशनल कैपिटल इसके अलावा कहीं किसी और प्लेस में भी बेसिकली उसको फंक्शन करना है, तो वहाँ पे भी वो फंक्शन कर सकती है। एंड दिस इज़ डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द नेशनल कमीशन, के साथ कंसल्ट करके किसी और प्लेसेस पे अगर उसे परफॉर्म करना है तो वहाँ पे किया जाएगा। फर्दर द सेंट्रल गवर्नमेंट में आल्सो स्टैब्लिश रीजनल ब्रांचेस ऑफ द नेशनल कमीशन की कुछ रीजनल ब्रांचेस भी सेटअप कर सकती हैं। एट प्रेजेंट देयर आर 678 डिस्ट्रिक्ट कमीशंस हैं एंड 35 स्टेट कमीशंस हैं विद द नेशनल कमीशन एट द एपेक्स। यानी ऑब्वियसली बात है, सबसे ऊपर आपको नेशनल कमीशन देखने को मिलेगा, उसके नीचे आपके स्टेट कमीशन है एंड देन आपके डिस्ट्रिक्ट कमीशन है। नेशनल कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1988 में एंड बताया गया है कि दिस इन्फॉर्मेशन इज़ अडॉप्टेड फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ये जो आपका नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है, वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन जो डाटा लिया गया है। तो ये अगेन ये फैक्ट आपका लक्ष्मीकांत में मेंशन किया हुआ है। अब हम प्रॉपरली पढ़ते हैं कि जो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है, किस तरीके से यहाँ पे कंपोजिशन देखने को मिलेगा, क्या क्या चीज़ें इनके जुरिडिक्शन के अंदर आती हैं, अदर पावर्स इनके क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल किस तरीके से, तो वो हम यहाँ पे के करके समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम बात करते हैं कंपोजिशन की। द नेशनल कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड नॉट लेस देन 4 एंड नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ द मेंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। यानी 4 से कम नहीं होने चाहिए और एक ऐसा नंबर जिसको कौन प्रिस्क्राइब करेगा, तो देखने को मिलेगा ऑब्वियसली जो नेशनल कमीशन में आपको देखने को मिलेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही प्रिस्क्राइब करेगी कि भाई मैक्सिमम लिमिट कितनी रखें। मिनिमम तो पता है कि 4 से कम नहीं होने चाहिए और वो दूसरा नंबर जो है कहीं ना कहीं आपका सेंट्रल गवर्नमेंट आपको नोटिफाई करेगी या फिर प्रिस्क्राइब करेगी। तो उसके बेसिस पे देखने को मिलेगा अकॉर्डिंगली इन 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया दैट द नेशनल कमीशन शेल कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट, यानी एक प्रेसिडेंट होगा, एंड नॉट लेस देन 4 और नॉट मोर देन 11 मेंबर, यानी मैक्सिमम 11 हो गया आपका लिमिट। ठीक है, तो मिनिमम 4 और मैक्सिमम 11 से ज़्यादा आपके मेंबर्स नहीं होने चाहिए। 4 से कम नहीं होने चाहिए, 11 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए किसके अंदर, नेशनल कमीशन के अंदर। यानी एक आपका प्रेसिडेंट फिक्स है, बाकी मिनिमम 4 और मैक्सिमम 11 मेंबर्स। फर्दर आउट ऑफ दीज 11 मेंबर्स एटलीस्ट 1 मेंबर जो होनी चाहिए वुमेन होनी चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट उनमें से एक तो आप वुमेन को रखूँ एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन रूल्स 2020 के अकॉर्डिंग ये चीज़ बताई गई है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रूल्स टू प्रोवाइड क्वालिफिकेशंस, अपॉइंटमेंट, सैलरी क्या होने वाली है, अलाउंसेस, रेजिग्नेशन, रिमूवल एंड अदर सर्विस कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन। तो ऑब्वियसली बात है नेशनल कमीशन के अंदर प्रेसिडेंट किस तरीके से अपॉइंट होंगे, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, सिमिलरली मेंबर्स जो अपॉइंट होंगे कैसे उन्हें अपॉइंट करना है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, प्रेसिडेंट और मेंबर की कितनी सैलरीज होने वाली, कैसे इनको हटाना है, ठीक है, सर्विस कंडीशन क्या है, तो वो सब चीज़ें आपका सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे उस रिलेटेड रूल्स बनाएगा। द प्रेसिडेंट एंड द मेंबर ऑफ द नेशनल कमीशन आर अपॉइंटेड बाय दी, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ सर्च कम सिलेक्शन कमेटी, जिसको चेयर किया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, और अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हु इज़ नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी अगर आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेजेंट है तो वही बेसिकली उस पर्टिकुलर सर्च कम सिलेक्शन कमेटी को चेयर करेगा। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो वो अपने बदले जो भी सुप्रीम कोर्ट के जज है उनको बेसिकली नॉमिनेट कर देंगे एंड उनके बिहाफ में जो सुप्रीम कोर्ट के जज है उस पर्टिकुलर जो सिलेक्शन कमेटी है उसको चेयर करते हुए नजर आएंगे। यानी ये सिलेक्शन कमेटी का काम किया है कि वो पर्टिकुलर नाम जो है कहीं ना कहीं रिकमेंड करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को एंड देन सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर जो है पर्सन को फिर अपॉइंट कर लेगी एज अ प्रेसिडेंट के फॉर्म में या फिर एज अ मेंबर के फॉर्म में नेशनल कमीशन के अंदर। अब यहाँ पे बताई गई है कि अ पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 50 ईयर्स इज़ नॉट एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एज ए प्रेसिडेंट और अ मेंबर। यानी अगर आपको प्रेसिडेंट की तरह अपॉइंट होना है या फिर मेंबर, आप एक एज कम से कम 50 ईयर्स से ज़्यादा ही होनी चाहिए। ठीक है, 50 साल से जो कम व्यक्ति होगा वो ना ही प्रेसिडेंट के तौर पे जो है एलिजिबल है अपॉइंट होने के लिए, ना ही मेंबर के तौर पर। 50 साल से ऊपर की एज वाला एलिजिबल है। नेक्स्ट है दे होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 4 ईयर्स और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 70 ईयर्स इन केस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यानी
या तो 4 साल का टेन्योर होगा, या तो अगर उनकी एज जो है 70 ईयर्स तक हो जाती है तो दोनों में से मतलब जो भी पहले होगा उस चीज़ को देखा जाएगा। और मेंबर के केस में याद रखना 67 ईयर्स है। Neither the salary and allowances and nor other terms and condition of a service of a president or any other member of a national commission shall be varied to his disadvantage after his appointment। यानी एक बार आपने प्रेसिडेंट को अपॉइंट कर लिया, एक बार आपने जो भी मेंबर्स थे उनको अपॉइंट कर लिया, और अपॉइंट करते टाइम जो भी उनकी सैलरीज थी, जो भी अलाउंसेस थी, जो भी सर्विस कंडीशंस थी, जो भी थी, उसको आप उनके डिसएडवांटेज के लिए आप उसको कम नहीं कर सकते। बढ़ा सकते हो बट कम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमने कंपोजिशन देख लिया। अब हम देखते हैं जुरिसडिक्शन। तो नेशनल कमीशन में देखने को मिलेगा कि उनके पास प्रिकनरी जुरिसडिक्शन है, यानी जो पर्टिकुलर अमाउंट, यानी कितने अमाउंट तक के केसेस को सुनने की पावर हमारे नेशनल कमीशन को मिली है वो हम देखेंगे। एपिलिएट जुरिसडिक्शन है, एपिलिएट इन द सेंस अपील के फॉर्म में। अगर मान लो जो आपका स्टेट कमीशन है वहाँ पे कोई डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाता है, जो भी वहाँ पे ऑर्डर्स दिए गए, जजमेंट दिए गए हैं, अगर पार्टी उससे सहमत नहीं है तो वो अपील फाइल कर सकती है आपका नेशनल कमीशन के अंदर, तो वो अपीलिएट जुरिसडिक्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा रिविजनल जुरिसडिक्शन भी है। अब यानी ऐसा जजमेंट जो कि ऑलरेडी स्टेट कमीशन ने दिया है उसको फर्दर ठीक करने का, यानी उन पर्टिकुलर वहाँ पे अगर मान लो कोई एरर हुआ है, कोई गलती हुई है स्टेट कमीशन के द्वारा, तो उनको किस तरीके से फर्दर रिवाइज करना है, कैसे उसको करेक्ट करना है उस पर्टिकुलर जो है ऑर्डर को, तो वो पावर भी कहीं ना कहीं आपके नेशनल कमीशन को दी गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन की। तो यहाँ बताया गया है कि द नेशनल कमीशन शैल हैव जुरिसडिक्शन टू एंटरटेन कंप्लेंट वेयर द वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज पेड एज कंसिडरेशन एक्सीड ₹10 करोड़। तो याद रखना 10 करोड़ की यहाँ पे बात की जा रही है। बट द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब सच अदर वैल्यूज एज ए डीम्स फिट। ठीक है, अगर मतलब 10 करोड़ की तो बात की जा रही है, अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं 10 करोड़ से ऊपर की हैं तो कहीं ना कहीं वो पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज की रिलेटेड जो भी कंप्लेंट होगी वो आपका नेशनल कमीशन यहाँ पे सुन सकता है। इसके अलावा अगर मान लो जो भी ये वैल्यू है उसको कम ज़्यादा करनी है तो वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकता है। तो अगर हम लेटेस्ट अपडेट देखें तो अकॉर्डिंग टू 2021 के अकॉर्डिंग ये जो लिमिट है कहीं ना कहीं रिड्यूस कर दी गई है, 2 करोड़ तक ला दी गई है। ठीक है, यानी 2 करोड़ के जो केसेस हैं उससे ऊपर के जो भी केसेस होंगे वो आपका नेशनल कमीशन यहाँ पे उस पर्टिकुलर कंप्लेंट को सुन सकता है। नेक्स्ट है अपीलिएट जुरिसडिक्शन। नेशनल कमीशन शैल हैव जुरिसडिक्शन टू एंटरटेन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एनी स्टेट कमीशन, यानी किसी भी स्टेट कमीशन के द्वारा कोई भी अपील आती है तो उसको एंटरटेन करने की पावर है। द अपील में बी मेड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टेट कमीशन, यानी जो भी पर्टिकुलर केस का जो भी ऑर्डर निकाला गया था स्टेट कमीशन के द्वारा, तो मान लो उसको निकाला गया था 1 तारीख को, तो आपके पास 30 दिन का टाइम है। उस 30 दिन के अंदर आपको कैसे भी उस पर्टिकुलर अगर मान लो ऑर्डर के खिलाफ अपील डालनी है तो 30 दिन के अंदर डालनी पड़ेगी। ठीक है, बट द नेशनल कमीशन में एंटरटेन एन अपील फाइल्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 days इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट देयर वॉज सफिशिएंट कॉज फॉर नॉट फाइलिंग द अपील विद इन गिवन टाइम। तो अगर मान लो 30 दिन का जो टाइम है, उस 30 दिन का टाइम देखो सबके पास अवेलेबल है, किसी भी तरीके से आपको 30 दिन के अंदर आपको अपील डालनी पड़ेगी नेशनल कमीशन में। इन केस अगर मान लो कोई पार्टी नहीं डाल पाती है तो उसके पीछे का क्या कारण था कि क्यों नहीं डाल पाई, अगर वो कॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं सफिशिएंट होगा, सेटिस्फाई कर पाएगा वहाँ पे जो भी नेशनल कमीशन के जो भी प्रेसिडेंट है उनके मेंबर्स को, तो कहीं ना कहीं उस बेसिस पे वो उस पर्टिकुलर केस को एंटरटेन कर सकते हैं। अगर जो कॉज वो बता रहे हैं कि भाई रीज़न मतलब ऐसा कुछ खास नहीं था बट हम नहीं कर पाए, तो उस बेसिस पे वो एंटरटेन नहीं करेंगे। यानी वो स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग कॉज होना चाहिए जिसके वजह से आपने वो जो 30 दिन का जो टाइम था उसको आपने कहीं ना कहीं खो दिया है। तो क्यों खोया है, क्या आपको नॉलेज नहीं थी, सच में नॉलेज नहीं थी, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट काम था, तो वहाँ पे वो चीज़ चेक किया जाएगा। फर्दर द नेशनल कमीशन शेल ऑल्सो हैव अ जुरिसडिक्शन टू एंटरटेन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ अ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। अगर आपको याद हो तो यहाँ पे हमने जब यहाँ पे बात की थी किस तरह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो एक्ट है 2019 का, वहाँ पे सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की बात की गई थी। यानी ये जो पर्टिकुलर अथॉरिटी किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करेगी अगर मान लो कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हुई है कंज्यूमर को, तो यहाँ पे यानी इस पर्टिकुलर अथॉरिटी के अंदर मान लो कुछ ऐसा ऑर्डर दिया जाता है, कुछ ऐसा डिसीजन लिया जाता है, तो उस ऑर्डर और जजमेंट या फिर डिसीजन के खिलाफ अगर अपील डालनी है तो भी आप नेशनल कमीशन के अंदर डाल सकते हो। ठीक है, तो अगर हम देखा जाए कि जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी होती है उसका काम क्या होता है, अगर थोड़ा सा हम ब्रीफ में जानने की कोशिश करें तो सबसे पहला काम इनका यही है किस तरीके से जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस चल रही है उनको प्रिवेंट करना है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में आपका बेसिकली जो भी मिसलीडिंग मार्केटिंग होती है,
फॉल्स जहाँ पे क्लेम किए जाते हैं, मतलब अगर आप ऐसे प्रोडक्ट को यहाँ पे मतलब सेलर बेचने की कोशिश करता है जहाँ पे वो बढ़ा चढ़ा के उसकी खूबियाँ बताता है कि भाई हमारे प्रोडक्ट में ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, आप गोरे हो जाओगे, आपका ये ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप मिसलीड कर रहे हो कंज्यूमर को और उस बेसिस पे कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को ख़रीद रहा है और ख़रीदने के बाद वो इफेक्टिव आउटकम उनको नहीं मिल रहा है, यानी जो चीज़ें एडवर्टाइजमेंट के द्वारा बताई गई थी वो कहीं ना कहीं उनको नहीं मिल रही है, तो उस बेसिस पे भी देखने को मिलेगा ऐसी अनफेयर प्रैक्टिसेस को आपका ये जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है कहीं ना कहीं इसको डील करेगा। और साथ ही साथ इस अथॉरिटी का मेन काम ये भी है, ये इंश्योर करवाना कि जितने भी आपके कंज्यूमर हैं वो कहीं ना कहीं एक्यूरेट और ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन जो है कोई भी प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज जो भी वो ख़रीद रहे हैं उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक्यूरेट तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से कंज्यूमर के पास आनी चाहिए। अगर वो प्रोडक्ट सच में अगर उतना अच्छा है तो उसकी खूबियाँ हैं वो आप बताइए, पर अगर कुछ भी साइड इफ़ेक्ट है उस प्रोडक्ट के बारे में तो वो भी मेंशन करना ज़रूरी है, ताकि हर एक कंज्यूमर उसको लेने से पहले कहीं ना कहीं वो चीज़ें ध्यान में रख के ले, सो दैट उसको लॉन्ग टर्म में कुछ प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसके अलावा कोई भी कंज्यूमर कंप्लेंट, जैसा कि हमने देखा था, ये पर्टिकुलर अथॉरिटी जो है उन कंप्लेंट्स को कहीं ना कहीं सुनेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा। इसके अलावा प्रोडक्ट की सेफ्टी के बारे में भी इंश्योर करवाएगा, ताकि अगर मान लो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो कि कहीं ना कहीं कंज्यूमर की हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहा है, उनकी सेफ्टी से रिलेटेड जो है कहीं ना कहीं एक कंसर्न जुड़ा हुआ है, तो उस केस में उन पर्टिकुलर चीज़ों को रिकॉल करवाना, उन आइटम्स को विड्रॉ करवाना। अगर मान लो स्टोर में कुछ ऐसी ब्रेड है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं ख़राब हो चुकी हैं और उसे खाने से मान लो किसी एक पर्सन को सच में कुछ हो गया है, तो बाकी चीज़ें जो वहाँ पे पड़ी हुई हैं उसके गोडाउन वगैरह में कहीं पे भी, तो कहीं ना कहीं उनको वहाँ से उन आइटम्स को वहाँ से विड्रॉ करवाना, इन सब चीज़ों का भी काम देखने का काम इस पर्टिकुलर अथॉरिटी का होता है। इफ़ गुड्स और सर्विसेज आर फाउंड टू बी डेंजरस, अगर ऐसे कुछ गुड्स और सर्विसेज मार्केट में प्रेजेंट हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, हजार्डियस हैं, अनसेफ हैं लोगों के लिए, तो उस केस में आपको देखने को मिलेगा ये जो पर्टिकुलर अथॉरिटी है अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकती है उस पर्टिकुलर जो भी एंटिटी है, जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी, उसके खिलाफ। साथ ही साथ ये जो पर्टिकुलर अथॉरिटी है, मेन काम इसका ये भी है कि किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड की जाए, बिकॉज बहुत से लोग तो अवेयर ही नहीं है। बहुत सारे कंज्यूमर ऐसे हैं जिनके साथ इतना सब कुछ हुआ है, बट कहीं ना कहीं उन्हें पता ही नहीं है किस तरीके से वो अपनी प्रॉब्लम्स को लेके सोल्यूशन किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के पास जाना है, कहाँ जाना है, कैसे फाइल करना है, तो कुछ नॉलेज उन्हें नहीं है। दैट्स वाई ये पर्टिकुलर अथॉरिटी आपको देखने को मिलेगा जो भी राइट्स हैं कंज्यूमर के, जो भी ड्यूटीज़ हैं, उनको अवेयरनेस प्रोवाइड करने में हेल्प करती हैं। तो इसके लिए काफ़ी सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं, सेमिनार्स होता है, वर्कशॉप्स होती हैं, जहाँ पे जो भी देखने को मिलेगा कि वहाँ पे बहुत सारे लोग उन वर्कशॉप्स को अटेंड करते हैं, तो किसी भी तरीके से वहाँ पे लोगों को समझाया जाता है। बाकी आपका जो टेलीविज़न एक बहुत बड़ा मीडियम है जहाँ पे देखने को मिलेगा हर घर में टीवी वगैरह होता है, तो टीवी में जो भी एड्स आते हैं तो उस एड्स के थ्रू भी जो है ये अवेयरनेस प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगेन यहाँ पे बात की जा रही है कि अपील मे बी मेड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट रिसीप्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ CCP, यानी CCP के द्वारा जो भी ऑर्डर दिया गया है उस ऑर्डर के 30 दिन तक आपको कहीं ना कहीं आपके पास टाइम है। 30 दिन के अंदर आपको पर्टिकुलर उस ऑर्डर के खिलाफ जो भी अपील है वो नेशनल कमीशन के अंदर डालनी पड़ेगी। नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं जो जुरिडिक्शन है वो है रिवाइजली जुरिडिक्शन, यानी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि द नेशनल कमीशन शेल हैव द जुरिडिक्शन टू कॉल फॉर अ रिकॉर्ड्स and pass appropriate order in any consumer dispute which is pending before and he has been decided by the state commission in the following circumstances, यानी कि ऐसा कोई कंज्यूमर डिस्प्यूट जो कि काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ है स्टेट कमीशन के अंदर, तो उस पर्टिकुलर पेंडिंग डिस्प्यूट को किस तरीके से सॉल्व करना है, उससे रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड्स मंगवाने हैं, जो भी ऑर्डर्स वगैरह निकालने हैं, तो वो कहीं ना कहीं पावर है आपकी नेशनल कमीशन के पास। इसके अलावा ऐसे डिस्प्यूट जो कि डिसाइड कर चुके हैं, यानी कहीं ना कहीं उसका फाइनल जजमेंट दे दिया गया है स्टेट कमीशन के द्वारा, एक फाइनल ऑर्डर निकाल दिया गया है, उन डिस्प्यूट को भी रिवाइज करने का जुरिडिक्शन आपके नेशनल कमीशन के अंदर होता है। अब किन किन कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा वो सर्कमस्टांसेस हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला सर्कमस्टांस यहाँ पे बताया गया है कि इफ़ द स्टेट कमीशन हैज़ एक्सरसाइज अ जुरिडिक्शन नॉट वेस्टेड इन इट बाय लॉ, यानी ऐसा कोई जजमेंट दिया जा रहा है जो कहीं ना कहीं लॉ के अकॉर्डिंग उनको पावर नहीं दी गई है। यानी अगर सिंपल वे में बात करूँ, अगर जो स्टेट कंज्यूमर कमीशन जो है अगर मान लो इस तरीके से एक्शन लेती है
और डिसीजन लेती है जो कि बियॉन्ड है द स्कोप ऑफ इट्स लीगल अथॉरिटी, यानी जो लीगल अथॉरिटी स्टेट कमीशन को दी गई है उस लीगल अथॉरिटी के बियॉन्ड में जाके जो है कहीं ना कहीं डिसीजन लिए जा रहे हैं स्टेट कमीशन के द्वारा, तो वो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। ठीक है, एसेंशली द स्टेट कमीशन हैज़ एक्टेड इन अ वे दैट इज़ नॉट लीगली अलाउड, मतलब जो भी उनकी जो लीगल अथॉरिटीज़ हैं उन लीगल चीज़ों के बिहाफ में आपको काम करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपल एग्जांपल लूँ तो जो भी आपके स्टेट कमीशन है उसमें कहीं ना कहीं उनके पास अगर मान लो कोई एक ऐसा केस आया है जो कि उनके कहीं ना कहीं जुरिसडिक्शन के बाहर जो है क्यों, बिकॉज ऐसा कोई डिस्प्यूट जहाँ पे अमाउंट जो है उस पर्टिकुलर मॉनेटरी लिमिट, देखो एक मॉनेटरी लिमिट जो है फिक्स कर दी गई है। अगर हम देखेंगे किस तरीके से जो आपका स्टेट कंज्यूमर कमीशन होता है वो कहीं ना कहीं ऐसे डिस्प्यूट को, यानी ऐसी मॉनेटरी वैल्यू जो डिस्प्यूट होती है जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 50 लाख से ऊपर बट अप टू द रुपीज़ ऑफ 2 करोड़, यानी 50 लाख से लेकर 2 करोड़ तक के जो केसेस होते हैं, यानी ऐसे केसेस जहाँ पे मॉनेटरी वैल्यू जो है कहीं ना कहीं 50 लाख से कहीं ना कहीं 2 करोड़ के बीच में होती है, उन केसेस को कहीं ना कहीं सुनने का काम करता है। तो अगर मान लो ऐसा हो कि जो लॉ ने मतलब लॉ में जो चीज़ें इनको प्रिस्क्राइब की गई हैं उसके बियॉन्ड जाके अगर ये काम कर रहे हैं ना, मतलब बियॉन्ड जाके जो मॉनेटरी लिमिट है यानी 2 करोड़ से ज़्यादा की जो मॉनेटरी लिमिट है वहाँ पे कहीं ना कहीं अपना जुरिसडिक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि लॉ में प्रिस्क्राइब नहीं है, क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा सिर्फ 50 लाख से लेके 2 करोड़ तक की बात की गई है। बट अगर उससे ज़्यादा के अमाउंट की मॉनेटरी लिमिट की कहीं ना कहीं उसको ब्रीच करने की कोशिश करते हैं, ऐसा कोई केस कहीं ना कहीं खुद से मतलब उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें अपना ऑर्डर्स वगैरह पास कर रहे हैं, तो वो चीज़ गलत होगा। अगर ऐसा चीज़ें होंगी तो आपको देखने को मिलेगा कि नेशनल कमीशन उस पर्टिकुलर डिसीजन को कहीं ना कहीं फिर से रिवाइज करेगा। सेकेंड सर्कमस्टांस देखते हैं कि इफ़ द स्टेट कमीशन हैज़ फेल्ड टू एक्सरसाइज अ जुरिसडिक्शन सो वेस्टेड, यानी कि यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर मान लो कोई भी स्टेट कमीशन अगर प्रॉपरली अपनी जो भी लीगल अथॉरिटी है उसको एक्सरसाइज नहीं करता, मतलब जो भी लीगल अथॉरिटीज़ उन्हें दी गई है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करता, तो अगेन यहाँ पे नेशनल कमीशन जो है कहीं ना कहीं उस चीज़ को ध्यान में रख के जो है एडवाइस देगा। बिकॉज कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत सारे जो स्टेट कमीशंस होते हैं वो जब भी पर्टिकुलर केस को सुन रहे होते हैं तो वो कहीं ना कहीं जो भी उनकी ड्यूटी है, यानी जो भी चीज़ें उनके जुरिसडिक्शन के अंदर आ रही हैं फिर भी वहाँ पे वो चीज़ें कहीं ना कहीं नेगलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो उतना प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रहे होते। अगर ऐसा सिनेरियो होगा तो वहाँ पे नेशनल कमीशन कहीं ना कहीं उनको जो है चीज़ों को रिवाइज़ करेगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए इफ़ अ वैलिड कंज्यूमर कंप्लेंट, अगर मान लो कोई कंज्यूमर है उसकी कोई कंप्लेंट आई है जो कि काफ़ी ज़्यादा वैलिड है, फिर भी उस वैलिड कंप्लेंट को कहीं ना कहीं डिसमिस कर दिया गया है स्टेट कमीशन के द्वारा ये बोल के कि ये चीज़ें हमारे जुरिसडिक्शन के अंदर नहीं आती, मतलब ऐसी चीज़ें करके कहीं ना कहीं आप उसे डिसमिस कर रहे हो बिना किसी प्रॉपर कंसिड्रेशन को देखे हुए, बिना जाने हुए कि मतलब जो कंप्लेंट है उसकी क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, कितना अमाउंट का चीज़ इन्वॉल्व है, तो ये देखे बिना आप उस चीज़ को सीधा डिनाई कर रहे हो कि भाई ये कंप्लेंट कहीं ना कहीं हम तो नहीं सुनते हैं। तो इस केस में देखने को मिलेगा ये कि आपने जो भी आपके पास अथॉरिटी थी, जो भी लीगल पावर थी, आपने कहीं ना कहीं उस पावर को, उस ड्यूटी को कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं किया है। ठीक है, थर्ड एंड सबसे लास्ट जो सर्कमस्टांस यहाँ बताया गया है कि इफ़ द स्टेट कमीशन हैज़ एक्टेड इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज जुरिसडिक्शन इलीगली और विद मटीरियल इरेगुलरिटी, यानी कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि अगर मान लो स्टेट कमीशन अगर मान लो कुछ ऐसा एरर करती है या फिर गलत तरीके से कहीं ना कहीं केस को हैंडल करने की कोशिश करती है, गलत तरीके से मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हो कि किसी तरीके से जो भी लीगल प्रोसीजर था उसको वॉयलेट किया जा रहा है, जो भी प्रिंसिपल नॉर्म्स थे उनको कहीं ना कहीं वॉयलेट किया जा रहा है। सही तरीके से आप जब जो भी अपना डिसीजन ले रहे हो उस दौरान आपने जो प्रोसीजर फॉलो करना था, जो भी नॉर्म्स को ध्यान में रखना था, वो कहीं ना कहीं आपने वॉयलेट कर दिया है। तो उस तहत आपको देखने को मिलेगा कि नेशनल कमीशन कहीं ना कहीं उस चीज़ों को रिवाइज करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर देखें तो अगर मान लो आपका जो स्टेट कमीशन है इग्नोर कर दे एसेंशियल एविडेंसेस को, क्योंकि देखो एविडेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी चीज़ को डिसाइड करने के लिए। ठीक है, अगर मान लो जो भी कंज्यूमर है उसकी जो भी कंप्लेंट है उसने मान लो कुछ एविडेंसेस दिए कि भाई ये चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, अब आप ओनर के खिलाफ़ या फिर जो भी सेलर है उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लो। अब देखो ये एविडेंसेस इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे बट आपने इन एविडेंसेस को, जो कि एसेंशियल एविडेंसेस थे जिसके बिहाफ में वो कंज्यूमर कहीं ना कहीं अपना केस जीत सकता था, बट आपने इन एविडेंसेस को इग्नोर कर दिया। और इस तरीके से देखने को मिलेगा या तो आप इनको इग्नोर कर रहे हो या फिर जो प्रोसीजर रूल्स हैं, यानी किस तरीके से जब आप प्रोसीडिंग करोगे उस समय जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करोगे उनको आपने वॉयलेट करने की कोशिश करी है।
और किसी भी तरीके से आपने मटेरियल को इरेगुलरिटी करने की कोशिश करी है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फिर नेशनल कमीशन पिक्चर में आएगी। और यहाँ पे तो फिर तो डांट फटकार तो लगाएगी, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी बड़ी गलती आप देख सकते हुई है कि जो भी एविडेंसेस है वहाँ पे आप उसको नेगलेक्ट कर रहे हो, प्रोसीजर के हिसाब से काम नहीं कर रहे हो। तो उस केस में क्योंकि नेशनल कमीशन आपको टॉप में देखने को मिलेगा, और जो भी ऑर्डर्स इनके द्वारा दिया जाता है स्टेट कमीशन के द्वारा, उनकी अपील नेशनल कमीशन पे आ सकती हैं। तो ऐसे कोई केसेस जहाँ पे ऑलरेडी डिसीजन ले लिया गया नेशनल कमीशन के द्वारा, बट ये पाया जाता है कि जो डिसीजन लिया है वो उनकी अथॉरिटी से बाहर था, या फिर ऐसा कोई डिसीजन जो कि उनकी अथॉरिटी के अंदर था, फिर भी उन्होंने जो है कहीं ना कहीं सही तरीके से काम नहीं किया है। सही तरीके से काम नहीं किया इन द सेंस कि मतलब उस वैलिड कंप्लेंट को भी जो है कहीं ना कहीं डिनाई कर दिया है। थर्ड केस यहाँ पे जो है उन्होंने एविडेंसेस को इग्नोर किया है, या फिर जो प्रोसीजर थे, जो भी प्रिंसिपल्स थे, नॉर्म्स थे, उनको कहीं ना कहीं वॉयलेट करने की कोशिश की है। तो इन सब केसेस में फिर नेशनल कमीशन फिर एक्शन लेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं अदर पावर्स। इसके अलावा क्या क्या पावर्स हैं। इन एडिशन टू द अबव जुरिसडिक्शन नेशनल कमीशन हैज़ फ्लोइंग अदर पावर्स देखने को मिलेगी। पहला कि द नेशनल कमीशन में डिक्लेयर एनी टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ अनफेयर टू एनी कंज्यूमर टू बी नल एंड वॉइड। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका नेशनल कमीशन है कहीं ना कहीं वो एग्जामिन करता है कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंज्यूमर एंड द बिजनेस। ठीक है, यानी एक मान लो एक कंज्यूमर है और एक बिजनेसमैन है, ठीक है, उनके बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जामिन करने की कोशिश करता है। अगर इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ भी ऐसा टर्म है जो कि अनफेयर है, ठीक है, जो कि सही नहीं है, जो कि NCDRC को लगता है कि वो टर्म जो है कहीं ना कहीं गलत है, जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन की गई है, तो उस पर्टिकुलर टर्म को, स्पेसिफिक टर्म को जो है इनवैलिड कर सकता है, नल एंड वॉइड कर सकता है। ठीक है, अब एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक लड़की है रिया, ठीक है, जो कि आपके ऑब्वियसली कंज्यूमर है, और उसने कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी से एक मोबाइल फ़ोन जो है परचेज़ किया। ठीक है, तो जब ये मोबाइल फ़ोन वो परचेज़ कर रही थी तो ऑब्वियसली उनके बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में एक टर्म वहाँ पे मेंशन थी। ये उसमें लिखा हुआ था कि 1 महीने के अंदर, मतलब विद इन 1 मंथ, अगर मान लो फ़ोन में कोई भी माल फंक्शनिंग होती है या फिर अच्छे से काम नहीं करता है, तो उस टाइम पे जो भी आपका कस्टमर है या फिर जो भी आपका कंज्यूमर है वो कहीं ना कहीं इंटायर रिपेयर कॉस्ट भरेगा। सोचो, एक फ़ोन आपने लिया, ऑब्वियसली फ़ोन सस्ते तो आते नहीं हैं, महंगे ही आते हैं। तो आपने एक तो ऑलरेडी आपने इतना महंगा जो भी आपने फ़ोन लिया होगा, मैं उसके अमाउंट पे नहीं जाती हूँ, बट आपने कंज्यूमर ने एक फ़ोन लिया और फ़ोन को लेने के बाद विद इन 1 मंथ अगर मान लो वो नहीं चलता है तो उसको रिपेयर तो करवाएगा कंपनी, बट वो कह रहा है कि जो भी रिपेयर की कॉस्ट आएगी ना, इंटायर, ये जो वर्ड है ना इंटायर रिपेयर कॉस्ट, वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर को पे करनी पड़ेगी। ये चीज़ इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई थी। ठीक है, अब सिनेरियो कुछ ऐसा हुआ कि मान लेते हैं कि रिया ने वो फ़ोन परचेज़ किया और परचेज़ करने के 2 हफ्तों के अंदर ही वो फ़ोन चलना, अगर मान लेते हैं, बंद कर गया। अब क्योंकि वो फ़ोन चलना बंद हो गया, वो जब इस तरीके से आप आई होगी कंपनी के पास कि भाई मेरा फ़ोन तो चल नहीं रहा है, तो भाई कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट दिखाया था कि मैम देखिए यहाँ पे तो ये टर्म मेंशन की गई है कि अगर मान लो ख़राब होता है तो रिपेयर की जो भी कॉस्ट है वो आपको पे करनी पड़ेगी, रिपेयर हम कर देंगे। अब यहाँ पे रिया कहीं ना कहीं सही नहीं लगा कि भाई ये तो अनफेयर हो रहा है मेरे साथ, तो रिया क्या करेगी, सिंपली वो NCDRC के पास जाएगी कि भाई इस तरीके से मेरी ये कंप्लेंट है, इसका जो भी सोल्यूशन है मुझे प्रोवाइड करो। अब यहाँ पे आपका जो नेशनल कमीशन है उसकी अथॉरिटी बनती है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसको देखें। अब इस कॉन्ट्रैक्ट को देखने के बाद मान लेते हैं कि ये जो यहाँ पे टर्म यहाँ पे मेंशन की गई है कि जो भी रिपेयर कॉस्ट है, यानी इंटायर रिपेयर कॉस्ट जो है कस्टमर को बियर करनी पड़ेगी, तो इस पर्टिकुलर चीज़ को कहीं ना कहीं इनवैलिड कर सकते हैं, बिकॉज ये गलत है। बिकॉज क्यों गलत है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो क्लॉज है कहीं ना कहीं रिया के ऊपर जो है पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं उस रिपेयर कॉस्ट की। ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं सही नहीं है। आप एक कस्टमर को, जो भी आपका कंज्यूमर है, उसको अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो और वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं 2 हफ्तों के अंदर ख़राब हो जा रहा है, तो उस केस में जो भी रिपेयर करना होगा वो तो भाई जो भी कंपनी है उसके साइड से होना चाहिए। बट यहाँ पे आप इस चीज़ को अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन कर रहे हो कि जो भी रिपेयर कॉस्ट होगी वो तो कंज्यूमर ही बियर करेगा, तो वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो यहाँ पे NCDRC के द्वारा एक्शन लिया जाएगा और ये चैलेंज किया जाएगा इस अनफेयर टर्म को, और अगर ये टर्म सच में अनफेयर होगी तो यहाँ पे वो उस चीज़ को नल एंड वॉइड कर सकता है और कहीं ना कहीं उन मैन्युफैक्चरर को डायरेक्शन दे सकता है कि भाई जो भी एक्सपेंस आएगा इसको रिपेयर करने का वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर ही पे करेगा, यानी कस्टमर को पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से देखने को मिलेगा कि NCDRC जो इंश्योर करता है कि जो भी कंज्यूमर्स हैं
उनके राइट्स को कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाए। जो भी अनजस्ट टर्म्स जो होती है, अनफेयर टर्म्स जो यहाँ पे मेंशन होती है कॉन्ट्रैक्ट में, इनसे इनको प्रोटेक्ट किया जाए ताकि किसी भी कस्टमर के साथ जो है, कंज्यूमर के साथ कोई भी नुकसान ना हो। एंड प्रमोट करना एक फेयर एंड इक्विटी जो है रिलेशनशिप होना चाहिए कंज्यूमर और बिजनेस का। यानी इस तरीके से बिजनेसमैन जो है अनफेयर तरीके से उन्हें कहीं ना कहीं इस तरह से करेंगे तो कंज्यूमर का जो भरोसा यहाँ पे देखने को मिलेगा वो ख़राब होता जाएगा। तो उस बेसिकली उस रिलेशनशिप को बनाने के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत ज़रूरी है कि आप इस तरीके से एक्शन लो, कंज्यूमर को बेनिफिट पहुँचाओ, या फिर मतलब बेनिफिट इन द सेंस कि जो भी उनके ग्रीवेंसेस है, अगर जेन्युइन ग्रीवेंसेस है तो उनको यहाँ पे सोल्यूशन प्रोवाइड करो, उनके साथ कहीं ना कहीं जस्टिस होना चाहिए। और ऐसे मैन्युफैक्चरर्स जो कहीं ना कहीं गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, गलत तरीके से क्लॉजेस वहाँ पर ऐड कर देते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे बोला गया है कि द नेशनल कमीशन शैल हैव द पावर टू रिव्यू एनी ऑफ द ऑर्डर पास्ड बाय इट इफ देयर इज एनी एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। दिस कैन बी डन बाय द कमीशन आइदर ऑफ इट्स मोशन और ऑन द एप्लीकेशन मेड बाय एनी ऑफ दिस पार्टी विद इन 30 days ऑफ सच ऑर्डर। तो यहाँ पे बेसिकली आपको नाम से पता चल रहा है कि अगर मान लो किसी तरीके से मान लो कोई भी ऑर्डर है जो कि आपका नेशनल कमीशन ने पास किया है, उस ऑर्डर में अगर मान लो कुछ भी ऐसा एरर फाइंड आउट होता है NCDRC को, तो उस केस में देखने को मिलेगा वो अपनी दी हुई पुरानी जजमेंट को, यानी जो प्रीवियसली उन्होंने जो भी जजमेंट दी है उसको वापस से रिव्यू कर सकता है। इसके अलावा देखने को मिलेगा कि जो स्टेट कमीशंस होती है, किस तरीके से उनकी जो भी चीज़ें होती है, जो भी उन्होंने एक्शन लिया गया है, जो भी उन्होंने जजमेंट्स वगैरह दिए, कहीं ना कहीं उनको रिव्यू करने की पावर भी आपकी नेशनल कमीशन के पास देखने को मिलेगी। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी एरर है कहीं ना कहीं वो वहाँ पे नज़र आना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंज्यूमर को लग रहा है कि कुछ एरर हुआ है बट सच में कुछ एरर नहीं हुआ है, तो वो ऑब्वियस है कि वो मतलब वो एरर शो होना चाहिए उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड में, ताकि उसके बेसिस पे जो है फर्दर उसको रिव्यू किया जाए। ठीक है। अब इस जब एरर के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा लेंदी रीजनिंग की ज़रूरत होगी या फिर कॉम्प्लेक्स आर्गूमेंट यहाँ पे किए जाएंगे कि भाई इसको आइडेंटिफाई करना है, ये एरर है बेसिकली, तो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। बट एक बार पता चल जाए कि हाँ भाई कुछ एरर था, जो भी आपकी प्रीवियस जजमेंट थी, अब उसको आप रेक्टिफाई करो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको केस के थ्रू समझाऊँ तो जैसे हम बात करते हैं, जैसे रिया की हम बात करें, किस तरीके से उन्होंने जो कंप्लेंट थी कि किस तरीके से उनको जो फ़ोन यहाँ पे मिला है वो ख़राब हो गया, उसकी हम बात करें तो मान लेते हैं रिया जो है स्टेट कंज्यूमर कमीशन के पास गई अपनी कंप्लेंट लेकर, और यहाँ पे देखने को मिलेगा कि अगर मान लो इस तरह से स्टेट कंज्यूमर कमीशन उस पर्टिकुलर कंप्लेंट को डिसमिस कर देते हैं, और जो बेसिकली रिया ने फाइल करी है ये कह के कि जो भी आपके एविडेंसेस हैं वो सही नहीं है। ठीक है। यानी इस तरीके से आपने मतलब देखने को क्या मिला कि जो भी क्रूशियल एविडेंसेस थे जो कि रिया लेके आई थी, भाई ये चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं गलत है, तो उन क्रूशियल एविडेंसेस को इग्नोर किया गया है कमीशन के द्वारा, और साथ ही साथ जो भी कंपनी थी उसके मतलब उसके फेवर में यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं रूलिंग की गई है। तो यहाँ पे क्या गलत हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली जो स्टेट कमीशन है उनका काम था कि अच्छे से एविडेंसेस को देखे, एविडेंसेस के बिहाफ पे जो है जजमेंट दी, बट यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं कि जो भी क्रूशियल एविडेंसेस थे उनको इग्नोर किया, और साथ ही साथ जो आपकी कंपनी थी यानी जो भी मैन्युफैक्चर था, जो भी डेवलपर था, उसके फेवर में यहाँ पे रूलिंग दी है, तो वो कहीं ना कहीं गलत होगा। तो रिया ने क्या किया, जो भी जजमेंट यहाँ पे दिया गया है स्टेट कमीशन के द्वारा, उसकी अपील वो यहाँ पे नेशनल कमीशन में फ़ाइल करेगी, और वो जब नेशनल कमीशन में फ़ाइल करेगी तो वहाँ पे जो आपका NCDRC है वो जब इसको रिव्यू करेंगे तो यहाँ पे जो है जो भी एरर हुआ है उसको पॉइंट आउट किया जाएगा, और नेशनल कमीशन को सच में लगता है कि स्टेट कमीशन के द्वारा जो भी मिस्टेक्स की गई है जजमेंट देते वक्त, यानी जो भी उन्होंने जो क्रिटिकल कह सकते हैं जो भी एविडेंसेस थे उनको नेगलेक्ट करने की कोशिश की है, तो उनके खिलाफ फिर एक्शन भी होगा। और उस केस में देखने को मिलेगा कि आपको जो भी फ्रेश तरीके से उस पर्टिकुलर केस की फिर से हियरिंग को बेसिकली स्टार्ट किया जाएगा, ताकि फेयर तरीके से उस पर्टिकुलर केस का असेसमेंट किया जाए और पॉसिबल सोल्यूशन जो भी है एक फेयर सोल्यूशन जो है प्रोवाइड किया जाए कस्टमर को। अगेन जो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि दिस कैन बी डन बाय द कमीशन आइदर बाय इट्स मोशन, या तो खुद से कर सकते हैं, या फिर अगर मान लो कोई भी पार्टी है, अगर मान लो 30 दिन के अंदर उस तरीके का जो भी ऑर्डर दिया गया है स्टेट कमीशन के द्वारा, उस 30 दिन के अंदर अगर मान लो अपील फाइल करती है तो उसके तहत भी इस तरह से चीज़ों को रिवाइज किया जा सकता है। थर्ड यहाँ पे पावर है कि व्हेन एन ऑर्डर इज़ पास्ड बाय द नेशनल कमीशन एक्स पार्टी, ठीक है, द एग्रीवेट पार्टी मेक एन एप्लीकेशन टू द कमीशन फॉर सेटिंग असाइड सच ऑर्डर। ठीक है। अब सबसे पहले आपको ये यहाँ पे समझना होगा कि एक्स पार्टी का मतलब क्या है।
तो देखने को ये मिलेगा कि एक्स पार्टी ऑर्डर बेसिकली वो होता है जहाँ देखो यूजुअली अगर मान लो कोई भी केस है तो वहाँ पे दोनों पार्टीज़ का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। बट अगर इन केस मान लो NCDRC अपना डिसीजन ले लेती है विदाउट हेयरिंग बोथ पार्टीज़, मतलब बोथ पार्टी ऐसा तो है नहीं कि दोनों पार्टी एब्सेंट होगी, बट मान लेते हैं कोई एक पार्टी जिसकी कंप्लेंट है वो वहाँ पे प्रेजेंट था, यानी कस्टमर नॉर्मली जो भी आपका कंज्यूमर है जो भी बेसिकली, क्योंकि जिसने कंप्लेंट फाइल करी है जो मान लेते हैं पार्टी नंबर A है, उसने केस फाइल करा NCDRC के अंदर, ठीक है। और किसके अगेंस्ट फाइल किया? पार्टी B, जो कि मान लेते हैं आपका कोई कौन हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है, कुछ भी सेलर हो सकता है। तो यहाँ पे NCDRC का मेन चीज़ क्या है कि दोनों पक्षों की जो भी दलीलें हैं, जो भी कंसर्न्स हैं, उनको सुनना। बट अगर इस केस में देखने को ये मिलता है एक्स पार्टी में कि जो भी जिस पर्टिकुलर बेसिकली कंप्लेंट ने कंज्यूमर ने कंप्लेंट फाइल करी है, ठीक है, केस को प्रेजेंट किया है NCDRC के अंदर, और वहाँ पे जो अदर पार्टी थी, अदर पार्टी मतलब जो भी अपोजिशन पार्टी प्रेजेंट नहीं थी, और उसके एब्सेंस में जो है कहीं ना कहीं NCDRC ने अगर मान लो कुछ ऐसा ऑर्डर पास कर दिया, ठीक है, जो कहीं ना कहीं कंज्यूमर के फेवर में है। अब क्योंकि वो कंज्यूमर के फेवर में है, बट यहाँ पे जो आपका बिजनेसमैन है या फिर जो सेकंड पार्टी है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे इस पर्टिकुलर ऑर्डर को मानने से मना कर सकती हैं। क्यों मना कर सकती है? बिकॉज वो बोलेगा कि भाई मैं तो इस पर्टिकुलर जो भी केस था, जो भी यहाँ पे जो भी बेसिकली जजमेंट दिया गया, तब तो मैं प्रेजेंट ही नहीं था। क्यों प्रेजेंट नहीं था? तो उसका जेन्युइन रीज़न कहीं ना कहीं उसको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। ये एक्स पार्टी का मतलब है कि जहाँ पे सिर्फ कंज्यूमर ही प्रेजेंट है, बाकी जो अपोजिशन पार्टी है वो उस पर्टिकुलर जजमेंट के दौरान यानी पूरे केस की हेयरिंग के दौरान जो है प्रेजेंट नहीं थी, और बिना इसके प्रेजेंट यानी इसकी एब्सेंस में ही जो है डिसीजन ले लिया गया है नेशनल कमीशन के द्वारा या फिर जो भी अदर कमीशन हैं उनके द्वारा डिसीजन ले लिया गया है। तो उस पर्टिकुलर डिसीजन को जो आपका जो सेकंड पार्टी है वो उसको बेसिकली कैंसिल करने के लिए बोल सकता है, ठीक है। तो याद रखना, इफ़ द पार्टी एडवर्सली अफेक्टेड, क्योंकि देखो कैंसिल करने को तभी बोलेगा ना जब उसके फेवर में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर के फेवर पे कहीं ना कहीं NCDRC ने फैसला ले लिया है। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो भी सेकंड पार्टी है अगर वो उस पर्टिकुलर डिसीजन से एडवर्सली इफेक्ट हो रही है तो उस केस में वो उस ऑर्डर को यानी जो जजमेंट या ऑर्डर दिया गया है उसको अनजस्ट बोल सकती है, और साथ ही साथ उसके पास राइट है कि वो वहाँ पे इसको चैलेंज करे कि भाई जो आपने यहाँ पे डिसीजन लिया है कहीं ना कहीं मैं उसको चैलेंज करता हूँ। क्यों चैलेंज करता हूँ? बिकॉज वहाँ पे मैं प्रेजेंट ही नहीं था। अगेन यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो भी एग्रीवेट पार्टी है, एग्रीवेट पार्टी कौन है यहाँ पे? सेकंड पार्टी है जो बेसिकली वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थी। तो वो अब एग्रीवेट पार्टी यहाँ पे केस फाइल करेगी NCDRC के अंदर, रिक्वेस्ट करेगी कि जो भी आपने एक्स पार्टी ऑर्डर दिया है, यानी कि जो भी आपने ऑर्डर दिया है जहाँ पे मैं प्रेजेंट नहीं था, कंज्यूमर के बिहाफ मतलब कंज्यूमर के फेवर में आपने ऑर्डर दिया है, कहीं ना कहीं मैं इस पर्टिकुलर ऑर्डर से एडवर्सली इफेक्ट हो रहा हूँ, तो क्यों आप बेसिकली जो एक्स पार्टी ऑर्डर है उसको आप असाइड कर दो, यानी कि कैंसिल कर दो, एंड फ्रेश तरीके से जो है फिर से इसकी जो है केस की हेयरिंग यहाँ पे स्टार्ट की जाए, और मैं भी यहाँ पे प्रेजेंट रहूँगा, कंज्यूमर भी यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, एंड तब यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे आप डिसीजन प्रोवाइड करो। आई एम श्योर बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल के थ्रू अगेन समझाने की कोशिश करती हूँ कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मिस्टर शर्मा है, ठीक है, जो कि आपके ऑब्वियसली कंज्यूमर हैं। मान लेते हैं वो एक केस फाइल करते हैं एक बिल्डर के अगेंस्ट में, ठीक है, और केस ये फाइल करते हैं कि जो बिल्डर है कहीं ना कहीं उसने मेरा जो अपार्टमेंट था, जो कि प्रॉमिस किया था कि भाई इस डेट के अंदर मेरा अपार्टमेंट मुझे बना के दे देंगे, बट क्योंकि इतना ज़्यादा डिले होता जा रहा है, प्लस मेरे पैसे यहाँ पे लग चुके हैं, मुझे अपार्टमेंट नहीं मिल रहा है, तो इस बेसिस पर उन्होंने क्या किया, एक नेशनल कमीशन के अंदर कंप्लेंट फाइल कर दी। तो जब NCDRC इस पर्टिकुलर इशू को सुन रहा था तो वहाँ पे यहाँ पे देखने को मिलेगा कि मिस्टर शर्मा के बिहाफ में उनके फेवर में कहीं ना कहीं उन्होंने डायरेक्शंस दी, और यहाँ पे बिल्डर को डायरेक्शंस दी कि भाई जो भी कंपेंसेशन बनता है, जो भी आपने इतना ज़्यादा डिले किया है, जो भी आपने प्रॉमिस डेट थी उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा आपने उस चीज़ को डिले कर दिया है, तो जो भी यहाँ पे कंपेंसेशन बनता है वो आपको कंज्यूमर को यानी कि मिस्टर शर्मा को प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी बिल्डर था, ठीक है, अब बिल्डर के पास जब ये भाई नोटिस गया कि भाई इस तरीके से आपको कंपनसेशन देना है, ये चीज़ बेसिकली NCDRC का ऑर्डर है, तो उस केस में देखने को मिलेगा कि NCDR मतलब जो आपका बिल्डर है उसको मानने से मना कर देगा। क्यों मना कर देगा? बिकॉज ये एक्स पार्टी ऑर्डर है, वो बिल्डर उस पर्टिकुलर हेयरिंग में प्रेजेंट ही नहीं था। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं उसको ग्राउंड्स को मेंशन करना पड़ेगा कि क्यों नहीं था। तो फॉर एग्ज़ाम्पल वो बोल सकता है कि जो भी क्लैरिकल एरर आया है, ठीक है, वो किसी तरीके से जो भी हेयरिंग का नोटिस था, यानी जब वो पर्टिकुलर केस चल रहा था तो हेयरिंग हो रही थी तो उसका कोई नोटिस जो है कहीं ना कहीं उसको रिसीव नहीं हुआ है,
या फिर इस तरीके से जो है कोई भी कंसर्न, उसका जो भी जेन्युइन कंसर्न होना चाहिए। तो जिस कारण बस अगर उसको नोटिस ही रिसीव नहीं हुआ तो उसे पता ही नहीं चल रहा है कि भाई इसके खिलाफ किसी ने भाई कंप्लेंट भी करी है उसके अंदर NCDRC के अंदर, और कोई ना कोई केस वहाँ पे चल रहा है, तो वहाँ पे वो प्रेजेंट नहीं था। दैट्स वाई उस पर्टिकुलर ऑर्डर को, एक्स पार्टी ऑर्डर को अनजस्ट यहाँ पे बेसिकली बोल सकता है, ठीक है। तो आफ्टर कंसिडरिंग दिस बिल्डर एप्लीकेशन को जब वो कंसिडर करेगा तो यहाँ पे NCDRC जो है रिव्यू करेगा केस को। अगर उसको लगता है कि जो भी एरर यहाँ पे हैं वहाँ पे जेन्युइन तरीके से जो भी रीजंस बताए जा रहे हैं बिल्डर के द्वारा जेन्युइन है, तो उस केस में जो है वो फ्रेश हेयरिंग को यहाँ कहीं ना कहीं स्टार्ट कर सकता है। और उस फ्रेश हेयरिंग में दोनों ही पार्टी प्रेजेंट होगी एंड देन दोनों ही पार्टी के सामने जो है इस पर डिसीजन लिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है द नेशनल कमीशन में ट्रांसफर एनी कंप्लेंट पेंडिंग बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कमीशन ऑफ वन स्टेट टू अ डिस्ट्रिक्ट कमीशन ऑफ अनदर स्टेट और बिफोर वन स्टेट कमीशन टू अनदर स्टेट कमीशन। दिस कैन बी डन बाय द कमीशन आइदर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द कंप्लाइंट और ऑफ इट्स ओन मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे पहली चीज़ आपको ये समझनी है कि मान लो ये आपका ये पर्टिकुलर स्टेट ए है, दिस इज स्टेट बी है, ठीक है। ठीक है, अब इस मान लो पहले हम बात करते हैं स्टेट ए में मान लो 2 डिस्ट्रिक्ट है। एक केस जो कि एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, मान लो एक्स डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, उसका केस ट्रांसफ़र हो सकता है वाई डिस्ट्रिक्ट में भी, ठीक है, अगर मान लो जेन्युइन लगता है तो। इसके अलावा अगर मान लो कोई एक ऐसा केस है जो कि स्टेट ए में चल रहा है, उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है स्टेट बी में। तो ये दोनों सिनेरियो को यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम देखेंगे इंटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र किस तरीके से होता है, यानी सेम स्टेट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है उनके बीच में कैसे केस को ट्रांसफ़र किया जाता है। दूसरा हम समझेंगे बेसिकली इंटर स्टेट ट्रांसफ़र कैसे होता है। तो एग्जाम्पल की तरह समझेंगे, वैसे तो आपको समझ में आ गया, बट मेन चीज़ है कि किस बेसिस पे यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है NCDRC के द्वारा। तो यहाँ पे अगेन हम एग्जांपल लेते हैं रिया का, कि मान लेते हैं रिया जो है बेसिकली पंजाब से बिलोंग करती है, पंजाब की रहने वाली है, और किस तरीके से जो भी वो जो मोबाइल कंपनी थी जहाँ से उसने मोबाइल परचेज़ किया था वहाँ उसके खिलाफ़ उसने कंप्लेंट यहाँ पे फ़ाइल की है। कहाँ पे फ़ाइल की है? पंजाब में। पंजाब में जो डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली अमृतसर, ठीक है। मान लेते हैं कि अमृतसर के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन है वहाँ पे उसने जो है ये केस फाइल किया अगेंस्ट दी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट में। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि रिया जो है यहाँ पे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न के बिहाफ में या फिर कुछ कन्वीनियंस के हिसाब से वो रिक्वेस्ट कर रही है NCDRC को कि भाई जो मेरा केस है ना वो आप ट्रांसफ़र कर लो, अमृतसर डिस्ट्रिक्ट से ट्रांसफ़र करके आप लुधियाना डिस्ट्रिक्ट को बेसिकली ट्रांसफ़र कर दो, ताकि पहले अमृतसर जो डिस्ट्रिक्ट था कहीं ना कहीं वो उसको सुन रहा था। अब क्योंकि ये ट्रांसफ़र होकर लुधियाना बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास जाएगा तो वो अब इसको सुनेगा, ठीक है। और मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अमृतसर और लुधियाना दोनों कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, पंजाब स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इस तरह का ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि अगर NCDRC को इस तरह से कोई भी मान लो रिया के द्वारा जो भी रिक्वेस्ट आई है उसके बेसिस पे, या फिर उसको खुद से लगता है कि भाई इस तरीके से कुछ भी कुछ एडमिनिस्ट्रेशन रीज़न हो सकते हैं, कुछ कन्वीनियंस के तौर पे जो अगर मान लो ट्रांसफ़र पॉसिबल है तो यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा, ताकि इंश्योर कर सकें कि फेयर एंड इफेक्टिव रेजोल्यूशन प्रोवाइड किया जाए कंज्यूमर को। क्योंकि देखो मेन एम तो हमारा यही है ना, चाहे कोई भी डिस्ट्रिक्ट कमीशन हो, स्टेट कमीशन हो या फिर नेशनल कमीशन हो, इन सब का मेन मोटो यही है कि फेयर तरीके से इफेक्टिव सोल्यूशन प्रोवाइड करना है कंज्यूमर को, ठीक है। अब ये डिस्ट्रिक्ट करे या फिर ये डिस्ट्रिक्ट करे, बट ऐसा भी नहीं है कि हर एक पर्सन जो है इस तरह से अपना केस जो है ट्रांसफ़र ही करवाते रहें। तो यहाँ पे जेन्युइन रीज़न भी होने चाहिए जो सामने वाले को NCDRC को जो है फील हो कि हाँ भाई इस तरीके से कुछ कन्वीनियंस होगा, उसके बेसिस पर जो है यहाँ पे केस को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटर स्टेट ट्रांसफ़र की। अगेन ये जो आपकी प्रिया है जो कि पंजाब की रहने वाली है, ठीक है। मान लेते हैं उसने पंजाब का जो स्टेट कमीशन है वहाँ पे उसने केस फाइल किया है कोई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट में, ठीक है। कहाँ पे? अपना पंजाब का जो स्टेट कंज्यूमर कमीशन है वहाँ पे उस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट उसने केस फाइल किया। अब यहाँ पे जो आपकी रिया है उसने मान लेते हैं रिक्वेस्ट करी NCDRC को कि भाई आप यहाँ पे, क्योंकि इसका जो ट्रांजैक्शन है, ठीक है, ये जो ट्रांजैक्शन है काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल स्टेट में कहीं ना कहीं ये इन्वॉल्व होता है इसमें। दैट्स वाई शी बिलीव्स दैट दी कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो स्टेट है यहाँ पे ले लेते हैं, मान लो महाराष्ट्र स्टेट ले लेते हैं कि भाई ये जो महाराष्ट्र स्टेट की जो कंज्यूमर कमीशन है ना, ये कहीं ना कहीं बेटर तरीके से इस केस को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। जो भी उसने रीज़न दिए होंगे कि मान लेते हैं कि जो भी मेरी जो ट्रांजैक्शन हुई है क्योंकि मल्टीपल स्टेट से ट्रांजैक्शन हुए तो उस बेसिस पे महाराष्ट्र को आप ये
कहीं ना कहीं पंजाब से निकाल के ये केस आप महाराष्ट्र कंज्यूमर कमीशन को ट्रांसफ़र कर दो। अब यहाँ पे एनसीईआरटी जो है बेसिकली जो भी रिया का जो एप्लीकेशन है उसके बिहाफ पे या फिर खुद से जो एक्शन लेके ट्रांसफ़र कर सकती है पंजाब से महाराष्ट्र की तरफ, ठीक है। अब मेन चीज़ वही आती है कि जो रीज़न यहाँ पे जो होंगे ट्रांसफ़र के, तो ट्रांसफ़र में अगर ड्यू टू द फैक्टर सच एज कन्वीनियंस के बेसिस पे आप ट्रांसफ़र करवा सकते हो। जुडिशियल ओवरलैप अगर है, यानी आपका केस जो है पंजाब और महाराष्ट्र से कहीं ना कुछ कनेक्ट हो रहा है, तो उस बेसिस पे आप देख सकते हो कि हाँ कि ये पर्टिकुलर जो महाराष्ट्र है वो भी जो है कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर केस को सुन सकता है, बिकॉज ये भी कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर चीज़ से मतलब लिंक्ड अप है, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वीनियंस एक रीज़न हो सकता है, जुरिसडिक्शन ओवरलैप हो सकता है, और द नीड ऑफ द स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज़, यानी कहीं ना कहीं अगर कंज्यूमर बोल दे कि भाई इस जगह के जो स्टेट कमीशन है वहाँ पे उसमें एक्सपर्टीज़ काफ़ी अच्छी है, क्योंकि यहाँ की एक्सपर्टीज़ अच्छे से डिसीजन ले नहीं पा रही है, टाइमली जो है केस को रिजॉल्व नहीं कर पा रही है, तो उस बेसिस पे भी कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र हो सकता है। एंड अगेन जो मेन चीज़ है कि एनसीडीआर से इंश्योर करेगी कि जस्टिस जो है कहीं ना कहीं सर्व किया जा सके, चाहे जो भी फॉरम करे, बट जस्टिस मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अदर पावर्स को देख रहे थे। एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द नेशनल कमीशन लाइज विद द सुप्रीम कोर्ट। अब चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि जो भी डिसीजन यहाँ पे नेशनल कमीशन लेगा, क्योंकि देखो जो भी डिस्ट्रिक्ट कमीशन की उसकी अपील आपके स्टेट कमीशन के पास जा सकती है, स्टेट कमीशन के जो भी ऑर्डर्स है डिसीजन है उसकी अपील आपके पास नेशनल कमीशन के पास जा सकती है। अब नेशनल कमीशन जो ऑर्डर दे रहा है उसकी जो अपील है आपकी सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकती है। The appeal can be made within 30 days from the date of the order by the National Commission. However, the Supreme Court may entertain an appeal filed after the expiry of 30 days if it is satisfied that there was sufficient cause था for not filing the appeal within the given time। यानी आपको 30 दिन के अंदर, जब जैसे ही नेशनल कमीशन ने ऑर्डर फाइल किया उसके 30 दिन के अंदर आपको बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में अपील डालनी है। अगर 30 दिन का टाइम कहीं ना कहीं निकल जाता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि जेन्युइन रीज़न होना चाहिए कि क्यों बेसिकली डिले हुआ है। अगर जेन्युइन लगेगा तो सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर अपील को फर्दर सुन के अपना जो भी डिसीजन है फिर देगा। नेक्स्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। द नेशनल कमीशन शैल हैव एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर ऑल द स्टेट कमीशन इन द फ्लोइंग मैटर। पहले बात की जा रही है कि मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट कमीशन इन टर्म्स ऑफ देयर डिस्पोजल ऑफ केसेस, कितने डिस्पोज कर लिए हैं। दिस इंक्लूड कॉलिंग फॉर अ पीरियोडिकल रिटर्न्स रिगार्डिंग द इंस्टीट्यूशन डिस्पोजल एंड पेंडेंसी ऑफ केसेस। यानी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपका जो एनसीडीआरसी है कहीं ना कहीं ओवरसाइट करता है, इवैल्यूएट कर रहा है कि हाउ इफेक्टिवली जो स्टेट लेवल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी है किस तरीके से वो जो भी डिस्प्यूट है, जो भी कंप्लेंट है उनको किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, कितनी कंज्यूमर की कंप्लेंट उनके पास आ रही है तो उनमें से कितनी कंप्लेंट वो रिजॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। और मेनली यहाँ पे फोकस किया जाता है एनसीडीआरसी के द्वारा कि टाइमली कितना ज़्यादा आप डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर पा रहे हो, क्योंकि देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक पर्सन जो कि नॉर्मल कोर्ट ना जाके इस तरीके से इस पर्टिकुलर कमीशन के पास आ रहा है, बिकॉज कोर्ट में जाएगा तो टाइम लगेगा, ठीक है, टाइम लगेगा, पैसा भी खर्च होगा इतना ज़्यादा। बट यहाँ पे अगर वो आ रहा है तो ये इंश्योर करके आ रहा है कि कम टाइम के अंदर कहीं ना कहीं उसको जस्टिस मिल जाए। तो ये इंश्योर करवाना कि कंज्यूमर जो है रिसीव कर रहा है जस्टिस विदाउट अनड्यू डिले, ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है एनसीडीआरसी के लिए इवैल्यूएट करना, ठीक है। अब क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मॉनिटरिंग की, तो यहाँ पे बेसिकली एग्जामिन किया जाता है कि कितने नंबर ऑफ़ केसेस को यहाँ पे रिजॉल्व किया गया है, कितने पेंडिंग केसेस अभी तक बचे हैं और कितना ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी आ रही है वो भी देखा जाता है। और जो पीरियोडिकल रिटर्न्स की यहाँ पे बात की जा रही है तो यहाँ पे बेसिकली देखा जाता है कितना जो है केस लोड है स्टेट कमीशन के पास, किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अब यहाँ पे तो वर्बली देखो, वर्बली बोल के तो काम नहीं चलेगा, सिंपली जो डाटा है वो शो करना पड़ता है स्टेट कंज्यूमर कमीशन को, नेशनल कमीशन को डाटा शो करना पड़ता है रिलेटेड टू दी कितने न्यू केसेस फाइल हुए हैं, कितने केसेस जो हैं डिस्पोज कर दिए गए हैं, कितनी पेंडेंसी यहाँ पे अभी तक प्रेजेंट है, वो सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें कि मान लेते हैं कि जो दिल्ली का जो स्टेट कंज्यूमर कमीशन है किस तरीके से उसने कितने कंप्लेंट्स को कहीं ना कहीं सॉल्व किया है, तो उससे रिगार्डिंग अगर एनसीडीआर से पीरियोडिकली उससे पूछे कि भाई अपने रिटर्न्स वगैरह मुझे दिखाओ, तो रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिलेगा कि वो डाटा शो करेंगे कि भाई हाँ 80% ऑफ द केसेस जो हमने रिजॉल्व कर दिए हैं विद इन 6 मंथ के अंदर, यानी टाइम भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि इतने % ऑफ केसेस हमने रिजॉल्व कर रहे हैं इतने टाइम के अंदर किए हैं, जो अगेन ये शो करेगा कितना इफेक्टिवली वो काम कर रहे हैं। बट 20% केसेस अभी भी पेंडिंग है, ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा कि कितना वर्कलोड है उनके पास और किस तरीके से वो एफिशिएंटली वो कर पा रहे हैं। अगर मान लेते हैं यही डाटा अगर रिवर्स हो कि भाई 20% हमने जो है
केसेस को रिजॉल्व किया है 6 महीने के अंदर, बट 80% एफिशिएंसी, मतलब 80% अभी भी जो है पेंडेंसी है। तो ये डाटा ये शो करेगा ना कि यार इतना टाइम क्यों लग रहा है इनको, ठीक है, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है ना कि ये जो चीज़ें हैं कहाँ पे खर्च हो रही है, मतलब इतने सारे एक्सपर्ट आपके पास है, तो जो एफिशिएंसी निकल के क्यों नहीं आ रही। अगर यहाँ पे ये सब चीज़ें प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं तो उसके बैकग्राउंड में जाके चेक किया जाएगा किस तरीके से ऑफिसर वहाँ पे काम कर रहे हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं है लोग वहाँ पे बैठ के टाइम पास कर रहे हैं। तो उससे रिलेटेड फिर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो बनाई जाएगी ताकि मेन जो है एफिशिएंसी यहाँ पे निकल के आए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बताएंगे इन्वेस्टिगेटिंग एनी एलिगेशंस अगेंस्ट द प्रेसिडेंट एंड मेंबर ऑफ अ स्टेट कमीशन सबमिटिंग इंक्वायरी रिपोर्ट टू द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। यानी जो भी आपका स्टेट कमीशन में जो भी प्रेसिडेंट बैठे हैं, जो भी मेंबर्स बैठे हैं, तो अगर उनके खिलाफ कोई भी कंप्लेंट आती है कि भाई ये प्रेसिडेंट अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ये मेंबर्स वहाँ पे जो है काम नहीं कर रहे, केसेस को यहाँ पे अच्छे से डिस्पोज नहीं करवाया जाता, तो वटेवर मतलब किसी भी तरीके से अगर मान लो कोई भी एलिगेशंस आती हैं तो कहीं ना कहीं उनको इन्वेस्टिगेट करने का काम किसका, नेशनल कमीशन का है। एंड वो भी जो भी इंक्वायरी उन्होंने करी है, नेशनल कमीशन ने जो भी इंक्वायरी करी है उन स्टेट कमीशन के प्रेसिडेंट और मेंबर की, तो उन इंक्वायरी को उनके उस इंक्वायरी की जो भी रिपोर्ट होगी वो भी उस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट, यानी ऑब्वियसली जिस पर्टिकुलर स्टेट में जो स्टेट कमीशन है उनके प्रेसिडेंट और मेंबर के खिलाफ कोई भी एलिगेशन से इन्वेस्टिगेशन नेशनल कमीशन ने करी है, तो वो रिपोर्ट भी क्या है उस पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट को ही देगा, ताकि फिर वो जो गवर्नमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट ने देखो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर स्टेट कमीशन के प्रेसिडेंट और मेंबर को अपॉइंट किया है, तो अगर मान लो उन्हें इंक्वायरी के थ्रू जो रिपोर्ट मिली है उसका सच में साबित हो जाता है कि जो एलिगेशंस लगाई गई हैं कहीं ना कहीं सही है, तो उस केस में देखने को मिलेगा कि स्टेट गवर्नमेंट उनको जो है बेसिकली हटा भी सकती है इनकी जॉब से, या फिर वटेवर जो भी उनको एक्शन लेना होगा फिर वो एक्शन लेगी, ठीक है। नेक्स्ट है इशुएंस ऑफ इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द फ्लोइंग मैटर, ठीक है। अब एनसीडीआरसी के पास ये पावर है कि वो इस तरीके से इंस्ट्रक्शन को इशू कर सकती हैं इन पर्टिकुलर मैटर्स में। तो पहला मैटर यहाँ पे बताया गया है कि अडॉप्शन ऑफ यूनिफॉर्म प्रोसीजर इन हेयरिंग ऑफ मैटर, यानी यहाँ पे जो आपका एनसीडीआरसी वो इंश्योर कर सकता है कि जो कंसिस्टेंट एंड दी स्टैंडर्डाइज प्रोसेस जो है वो फॉलो किया जाना चाहिए हेयरिंग के टाइम पे, यानी जो भी प्रोसेस यहाँ पे कहीं ना कहीं फॉलो होना चाहिए, क्योंकि देखो एनसीडीआरसी आपका टॉप पे है, तो वो इंश्योर करेगा जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाई गई हैं कि किस तरीके से क्या किस प्रोसेस को यहाँ पे यूज़ करना चाहिए, किस प्रोसीजर के हिसाब से जो है हेयरिंग को यहाँ पे चलाना है, वो प्रोसीजर कहीं ना कहीं हर एक स्टेट कंज्यूमर हो या फिर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर हो वो फॉलो करे, सो दैट यूनिफॉर्मिटी आ सके। और यूनिफॉर्मिटी अगर होगी तो वो मेंटेन करेगा फेयरनेस को एंड ट्रांसपेरेंसी वहाँ पे मेंटेन रहेंगी। बिकॉज अगर मान लो कोई भी कंज्यूमर इस तरीके से फिर एलिगेशंस लगाता है कि भाई स्टेट कमीशन ने जो है कहीं ना कहीं हमारे जो भी एविडेंसेस थे उन एविडेंसेस को जो इग्नोर कर दिया और जो दूसरी पार्टी थी उसके फेवर में यहाँ पे एक्शन ले लिया है, तो उन्होंने यहाँ पे एविडेंसेस को इग्नोर किया। इसका मतलब क्या है कि जो प्रोसेस था कि जिस प्रोसेस के हिसाब से उन्हें काम करना चाहिए था उस प्रोसेस को कहीं ना कहीं उन्होंने नेगलेक्ट किया है। अगर वो मान लो किसी ऐसी कंप्लेंट को जो कहीं ना कहीं उनके जुरिडिक्शन के अंदर आती है फिर भी वो उसको डिनाई कर रहे हैं, तो ये अगेन वो क्या कर रहे हैं कि जो भी प्रोसीजर है जो चीज़ें उसके अंदर उनकी अथॉरिटी के अंदर आती है उनको डिनाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस केस में वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी को। तो अगेन यहाँ पे इंश्योर किया जाएगा एनसीडीआरसी के द्वारा कि ये सब चीज़ें जो हैं स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ना हो। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है प्रायर सर्विस ऑफ कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड बाय वन पार्टी टू द अपोजिट पार्टीज़, यानी कि हेयरिंग स्टार्ट होने से पहले जो भी पार्टी है जिसने कंप्लेंट डाली है उसकी कहीं ना कहीं उसको बोला जाएगा कि भाई जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको प्रेजेंट करने पड़ेंगे, उसकी जो कॉपीज़ है, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपना लेके आ रहे हो, जहाँ पे जो भी आपके कंसर्न्स वगैरह है, जो भी एलिगेशंस आप लगा रहे हो दूसरी पार्टी के ऊपर, कहीं ना कहीं उसकी एक कॉपी आपको सबमिट करनी पड़ेगी अपोजिशन पार्टी को भी, यानी जो भी मतलब आपके जिस भी के पर्सन के खिलाफ आप कंप्लेंट डाल रहे हो तो उस पार्टी को भी कहीं ना कहीं एक कॉपी जानी चाहिए, सो दैट उसको भी पता चले ना कि इस तरीके से क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो उस पर्टिकुलर दोनों साइड्स को पता होना चाहिए, पार्टी ए को भी पता होना चाहिए, पार्टी बी को भी पता होना चाहिए, सो दैट वो टाइमली जब हियरिंग हो तो सारे कंसर्न्स जो भी ग्रीवेंसेस है दोनों पार्टी को पता हो और एक बैलेंस तरीके से फिर प्रोसीडिंग को किया जाना चाहिए। थर्ड है आपका फर्निशिंग ऑफ इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ जजमेंट रिटन इन एनी लैंग्वेज, यानी कि अगर मान लो इफ़ अ जजमेंट इशू की जाती है लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश तो ऐसे मतलब यूनिवर्सल इन द सेंस इंग्लिश और हिंदी में तो आप निकाल ही सकते हो, बट इंग्लिश के अलावा मान लो किसी और लैंग्वेज में जजमेंट को इशू किया जाता है तो यहाँ पे एनसीडीआरसी इंश्योर करेगा कि जो भी पर्सन है वो ट्रांसलेट करे, मतलब उसको जो भी ट्रांसलेट है वो उसको कहीं ना कहीं इंग्लिश में ट्रांसलेट करे। इट फैसिलिटेट द अंडरस्टैंडिंग एंड द कंप्लायंस एंड ताकि सेकेंड पार्टी जो है उसको आसानी से समझ पाए।
नेक्स्ट है आपका स्पीडी ग्रांट ऑफ कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट। अगेन वही सेम चीज़ आ गई कि जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उसको आपको बेसिकली अच्छे तरीके से रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ और डॉक्यूमेंट पेश कर रहे हो, आपने जो कमीशन है वहाँ पे कुछ और सबमिट किया, किसी कोई और कॉपी जो आप अपोजिशन को सबमिट करो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रिलेवेंट डॉक्यूमेंट को अच्छी तरीके से सबमिट करना है ताकि अगेन ट्रांसपेरेंसी या डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। नेक्स्ट है ओवरसीइंग द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट कमीशन और द डिस्ट्रिक्ट कमीशन आइदर बाय वे ऑफ इंस्पेक्शन or by any other method to ensure that the objective of this act are best served without interfering with their quasi-judicial freedom। तो मेन अब यही बेसिकली रहता है कि जो भी आपका NCDRC है उसका मेन चीज़ क्या है कि वो ओवरसी करे कि किस तरीके से जो स्टेट कमीशन है जो डिफरेंट स्टेट में काम कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, किस तरीके से बेसिकली वो फंक्शन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ओवरसी करना है। अब उसको करने के लिए वो प्रॉपर वे में इंस्पेक्शन कर सकते हैं, यानी NCDRC क्या करे, अपनी जो टीम है डिफरेंट स्टेट में डिस्ट्रिक्ट में जो है कहीं ना कहीं उनको भेजे और वो टीम का काम क्या गया वहाँ पे जाके इंस्पेक्शन करना है कि भाई जो जो चीज़ें वहाँ पे बताई गई हैं उसके हिसाब से काम हो रहा है नहीं हो रहा, जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे इस पर्टिकुलर एक्ट के वो बेस्ट तरीके से सर्व्ड हो रहे हैं नहीं हो रहे विदाउट इंटरफेयर विद देयर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम। यानी आपको यहाँ पे स्टेट कमीशन या फिर जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन उनकी जो भी फ्रीडम है, उनकी जो क्वाजी जुडिशियल फ्रीडम है, उन पे इंटरफेयर नहीं कर रहे हो, बस आप क्या कर रहे हो, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, इंस्पेक्शन करने की कोशिश कर रहे हो ताकि कुछ भी अगर मान लो चीज़ें चल रही हैं बैकग्राउंड के अंदर वो कहीं ना कहीं सामने आ सकें। ठीक है, तो ये टाइम टू टाइम जो है चीज़ें इंस्पेक्शन जो है करवाए जाते हैं NCDRC के द्वारा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट जुडिशियल कमीशन काम कैसे करता है। एक एक प्रोविज़न हमने डिटेल्ड में वो भी विद एग्जांपल के साथ जो है यहाँ पे समझा है। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि कोई भी डाउट इससे होगा बिकॉज हमने प्रॉपर एग्जांपल के साथ जो है इन सब चीज़ों को समझा है। अगर फिर भी कोई डाउट हो इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड तो अपने कमेंट बॉक्स में अपनी डाउट को मेंशन कर सकते हैं एंड मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द इस पर्टिकुलर डाउट्स को जो है आपके रिजॉल्व कर दूँ। अब इसके बाद जो है छोटा सा ही टॉपिक बचे हैं दो, जहाँ पे हम स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट जुडिशियल कमीशन को और एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट जुडिशियल कमीशन को नेक्स्ट वीडियो में जो है कवर कर लेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को बिकॉज बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिना सब्सक्राइब करे वीडियोज़ को देख रहे हैं। ऑल्दो आप लोगों को अगर फ़ायदा हो रहा है तो वेल एंड गुड, बट अगर आप एक सब्सक्राइब कर दोगे तो शायद हमें भी थोड़ा सा एक अच्छा मोटिवेशन मिलेगा और यू नो सिम्बायोटिक रिलेशन जो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको भी फ़ायदा हो रहा है थोड़ा सा हमारा भी, आप ये चीज़ कहीं ना कहीं ध्यान में रखोगे किस तरीके से सामने वाले को भी थोड़ा सा इसका बेनिफिट मिल जाए इन द सेंस, तो वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होगा। बाकी अगर कोई भी चीज़ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे।